हमारे साथ मौजूद हैं इस हवाले से। जी बाबर साहब, ये बताइए कि क्या आप लोग कॉन्फिडेंट हैं इस वक्त? बस नताइज आने ही वाले होंगे, आपके जहन में क्या पॉलिटिकली एक नंबर है कि ये आप बड़े कंफर्टेबली इतने वोट ले लेंगे? कहानी नहीं पा देंगे तुसी, मैं कहानी पा देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी खातून और चारों पांचों हजरात। पहले तो यह कि पट्टे के बारे में आपने मुझसे कुछ नहीं पूछा। अगर आप जानना चाहें तो मैं एक हल्का सा कमेंट कर दूं। आप चाहें तबसरा फरमा दें। और सर देखिए, मैं वसीम अदान इसका उससे पहले ये ज़हन में रखें कि जिस बोर्ड ने कहा है ना, उसमें हेड ऑफ न्यूरोलॉजी, हेड ऑफ कार्डियोलॉजी और पिम्स के भी एक सीनियर तरीन जो है ना वो मौजूद है इसमें, ये आप ध्यान में रखें। बल्कि तीनों वाले पिम्स के। आई वुड लाइक टू फॉलो अरशद शरीफ साहब। मैं बोर्ड की राय के ऊपर कुछ नहीं कहूंगा। मैं ये आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ याद दहानी के तौर पे कि पहला जब इनको कमर के पट्टे खिंच गए थे, पहले भी जो रिपोर्ट आई थी वो भी पिम्स से थी। ये अशरा पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादा साल इससे हो गए, तो इसलिए पट्टा पट्टा होता है और पिम्स पिम्स होता है। मैं इससे आगे नहीं जाता। जो हुकूमती रुकन को जो है वो पिम्स की रिपोर्ट की सेहत पर वो शक है। नहीं, मैंने कहा कि उस पर तो मैं तबसरा ही नहीं कर सकता। मैं ऐसे शरीफ साहब को फॉलो कर रहा हूँ। आपने इतना मालिक है तबसरा ऑलरेडी फरमा दिया कि पट्टा पट्टा होता है और पिम्स पिम्स होता है। एतमाद है या अदम एतमाद? पट्टे को आप क्या कहेंगे, मसल तो नहीं कह सकते ना। लेकिन जो पिम्स पिम्स होता है, यानी आपको इस रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी में कोई एतराज तो नहीं है ना? ये बता दें, कोई शक नहीं। मैंने जो फॉलो कर रहा था कर लिया। आप तीसरी दफा क्यों कहलवा रहे हैं आप? बस हमने भी समझ लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ा, बताएं। अच्छा, आप बताएं, जीत रहे हैं अभी शेख साहब? क्या है जी, डेफिनेटली मेरा ख्याल ये जीतेंगे। मैं थोड़ा सा आपके सामने एनालिसिस रख देता हूँ। अच्छा, 159 ऑपोजिशन है, उसमें से मौलाना चतरानी साहब निकल गए। सही। दो उनके पास इंडिपेंडेंट हैं जो 158 रहते हैं, वो फाटा के, वो उन्हीं के खाते में गिने जाने चाहिए। पहला ये हो गया। दूसरा 180 गवर्नमेंट है। सही है। और उसमें से एक वोट अगर फर्ज करेंगे उसको नहीं माना जाता किसी आइडेंटिफिकेशन मार्क की वजह से, जिसके ऊपर बात हो रही है, तो पीछे जो रह गए वो एक कम 180 रह गए। जी जी, ये एनालिसिस नहीं, ये फैक्ट्स हैं। अच्छा, ये तो नंबर्स हैं। इसमें से कितने लेंगे आप लोग? अच्छा, इसमें दो और देख लें। जो अलायंस के अलावा हमारे पास हैं वो 2 आजाद वोट, वो भी हमारे साथ हैं। एक भूटानी साहब का वोट है और एक सिंध के वो शाह साहब है जो उनका भी वोट है। आई एम जस्ट फॉरगेटिंग हिज फर्स्ट नेम। जो ये सामने रखें अगर आप, तो जीतेगी ना जी गवर्नमेंट। किस तरह से, कहाँ कोई अगर कहता है कि जी हम जीतेंगे तो कहाँ से आएंगे वोट? ये टोटल वोट हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं कि गवर्नमेंट साइड के पास सारे मिला के इतने वोट हैं। तो वो जो वीडियोस आ रही थी, वो जो ईदी तकसीम करने की कोशिशें, चांद रात का समा, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? वो नहीं हुआ? सारा कुछ, सब कुछ क्लियर है? थैंक्स टू यार भाई। अगर वीडियो ना आती तो जो हम कहते रहे वो सारा उसका लोग कहते रहे कि सबूत तो कोई नहीं है। ये दावा है कि कोई रेट लग रहे हैं, ये दावा है कि कोई खरीदार है, ये दावा है कि कोई मंडी सजी है, और ये दावा है कि लोगों के साथ राब्ता किया जा रहा है। वीडियो नहीं, उसके बाद ऑडियो आ गई, उसमें नाम आ गए सीधे सीधे। तो उससे वो सारा मामला रुक गया, आप ये कह रहे हैं? अब कोई इम्कान नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ होगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मुझे तो किसी के भी ऊपर शक करने की जरूरत नहीं है। तो लोग अपनी अपनी तरफ ही वोट देंगे, मैं ये प्रिज्यूम करके बात कर रहा हूँ। लेकिन जो कोशिश की जा रही थी ना, उसके बारे में लोग ये कह रहे थे कि ये सारे सिर्फ दावे हैं, खाली फूली। आपने सबूत दिखा दिए। नहीं बाबा साहब, आपने नंबर्स बताए जो कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तो हम सब जानते ना ज़ाहिर है, इन्हीं आदाद और शुमार के मुताबिक टेक्निकली पीपल्स पार्टी का एक भी सेनेटर नहीं होना चाहिए था केपी की असेंबली से। पिछले इलेक्शन में 2 सेनेटर ने जन्म ले लिया। तो जब होना होता है तो फिर तो आदाद और शुमार धरे के धरे रह जाते हैं ना। हालिया तारीख में मिसाल देखी इसकी हमने। अच्छा, 2 फर्क हैं बुनियादी। एक तो ये जिस तारीख की आपने मिसाल दी, उसी तारीख से ये तारीख भी शुरू होती है कि तकरीबन 1/3 गवर्नमेंट के जो नंबर्स थे उनको निकाल दिया गया पार्टी में से। 20 लोग थे जिनको निकाल दिया गया। ये कभी पहले नहीं हुआ। दूसरा, इतनी बड़ी एग्जॉस्टिव डिबेट भी कभी नहीं हुई और इतने लोग एक्सपोज भी कभी नहीं हुए जो इस तरह हुए हैं। इसलिए कि जिन पार्टियों ने हमेशा ये कहा कि वोट आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, उन्हें अब अपना मौका तब्दील करना पड़ा। वजह मैं उसमें नहीं जाना चाहता। और पहली दफा जो गवर्नमेंट है उसने सारी एफर्ट की अपनी तरफ से। जो रेफरेंस था प्रेसिडेंशियल, वो भी इस कोशिश का हिस्सा था। जो हम लेके गए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, वो बल्कि कल फिर लगा हुआ है नेशनल असेंबली में 11 बजे सुबह।
तो वो भी इस कोशिश का हिस्सा था, और जो डिस्कोर्स आप लोगों ने किया वो भी इसका हिस्सा था। इसलिए ये इनमें बाबर रहमान साहब, जो इलेक्शन कमीशन का रिस्पांस था, जिस तरह से वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुतालिक, आप उससे मुतमईन थे? जो तमाम तर काविशें रही इलेक्शन कमीशन की अब तक, मेरे ख्याल में उनके पास वक्त बहुत कम था। अगर दिसंबर में जनवरी के अंदर ये फैसला आ जाता तो फिर शायद मुझे, मैं जनरली, क्योंकि लेकिन फवाद साहब तो कह रहे थे कि चंद घंटों में हम टेक्नोलॉजी फराहम कर सकते हैं सारी। वो गवर्नमेंट की तरफ से आफत थी, हमारा मौका तो ये था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपने तरीके से चलना था। चले जी, बलूचिस्तान से खबर आ गई है कि अब्दुल कादिर साहब कामयाब हो गए हैं। अब्दुल कादिर वही उम्मीदवार हैं जो कि पहले पीटीआई की जानिब से उन्हें टिकट दिया गया था। बाद में उन पर तनकीद हुई कि भाई ये इन्होंने तो वोट खरीदने की कोशिश की है, तो उसके बाद जो है वो उनका नाम वापस ले लिया गया था। तो हमारे साथ मुस्तफा तरीन साहब मौजूद हैं। तो तरीन साहब जरा बताइएगा कि मुंतखब हो गए यहाँ से अब्दुल कादिर साहब। जी बिल्कुल, आमदा इजलास के मुताबिक बलूचिस्तान असम्बली के में वाक़ पोलिंग स्टेशन में आज सेनेट के जो इंतखाबात के लिए पोलिंग हुई थी, उसके नतीजे में बताया जा रहा है कि अब्दुल कादिर जो जनरल नशिस्त पर से कामयाब हो चुके हैं। अब्दुल कादिर के हवाले से ये भी बताना चाहूंगा कि वो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, जबकि बाद तहरीक इंसाफ के सूबाई उम्मीदवारों की जानिब से तनकीद के नतीजे में उनसे टिकट वापस ले लिया गया था। वो आजाद हैसियत में कागजात जमा करवाने दोबारा कोटा पहुंचे थे। लेकिन ये भी देखना होगा कि अब्दुल कादिर से टिकट वापस लिए जाने के बाद जिस तरह ज़हूर आवा को टिकट दिया गया था, ज़हूर आवा को बाद में दस्तबरदार करवाना पड़ा। यानी कि जाम कमाल साहब जो कह रहे थे कि भाई ये कोई पैराशूटर या पैराग्लाइडर नहीं है, ये 2004 से इस दौड़ में है कि किसी तरह से सेनेटर मुंतखब हो जाएं, और आज कामयाब हो गए। आज ही वो दिन था। थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बता दें आपको, बिकॉज अब्दुल कादिर साहब का इशू थोड़ा हमने एक्सटेंसिवली कवर किया। मैंने इनको टिकट दिया था, जिसके बाद जो पीटीआई की बलोचिस्तान चैप्टर था उन्होंने एहतजाज किया। उन्होंने कहा हम नहीं जानते। असद उमर साहब से मैंने खुद सवाल पूछा कि क्या कौन है अब्दुल कादिर साहब, तो असद उमर साहब जो तमाम तंजीमी ढांचे को मोरलेस जानते हैं, उन्हें नहीं मालूम था ये कौन है। सेम शफकत महमूद साहब से जब पूछा गया, उन्हें भी नहीं मालूम था ये कौन है। फिर ऐसा हुआ कि बहुत एहतजाज के बाद इनसे टिकट ले लिया गया। लेकिन ट्वीट याद है ना? बिल्कुल याद है, अपने वर्कर्स की सुनता है, अभी वापस ले लिया गया। यहाँ खत्म नहीं हुई ना बात। फिर बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने उनको टिकट दिया और इनकी हिमायत में पीटीआई ने अपना उम्मीदवार सपोर्ट हटा ली, यानी कि हुआ वही जो पहले होने जा रहा था। तो कान को यहाँ से नहीं तो इधर से पकड़ के ऑलमोस्ट मोर और लेस हुआ। अरशद साहब जी, तो मतलब इतना तो गुंजाइश है ना फिर सियासत में कि भाई कर लें, अगर आपने कुछ करना, तरीकाकार थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है। मारिया, आपने जितनी सारी चीजें बताई कि असद उमर साहब से भी आपने पूछा, और शफकत साहब और दीगर पार्टी के लोग उनको नहीं जानते थे। इनका जो बैकग्राउंड है, काफ़ी बड़े बिजनेसमैन है। इस्लामाबाद के शहबाज शरीफ साहब के साथ दौर में पंजाब में भी इनकी कंपनी ने काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए। इस्लामाबाद में भी कुछ बड़े लोग हैं, उनकी कंपनीज के साथ मिलके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए। और वज़ीर आज़म ने ये बात क्यों की थी कि 50 से 70 करोड़ रुपए बलूचिस्तान में रेट लगा, उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया था कि कौन साहब हैं और किस वजह से एमपीएस बज़िद हैं कि जनाब हमने वोट देना है, किसको वोट देना है। तो ये अभी तक पहली हल नहीं हुई। लेकिन आज अब्दुल कादिर साहब इलेक्ट हुए और यकीनन बलूचिस्तान में, जैसे आपने बताया कि पहले जो ख्वाब उन्होंने 2004 में देखा था, आज उसकी ताबीर हो गई। जी बिल्कुल अशफाक का वो ताबीर उनकी हो गई। और बलूचिस्तान में बहुत से एमपीए बज़िद थे कि उन्होंने अब्दुल कादिर साहब को वोट डालने। अब अब्दुल कादिर साहब से उनकी इतनी मोहब्बत, इतना लगाव किस वजह से था, ये चीजें अभी तक सामने नहीं है। काश्मीर में तबसरा करें ना, देखिए बड़ी आइडियल जबरदस्त क्लासिक एग्जांपल है ना, अच्छी केस स्टडी है ना। तो हम कहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन में जो कुछ होता है और बलूचिस्तान उसमें खास दर्जा रखता है मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर, कि एक बंदा नॉमिनेट हुआ हुक्मरान जमात से, फिर वजीर आजम पाकिस्तान के लेवल पे ट्वीट हुई, यानी उनके तर्जमान ने ट्वीट की शहबाज गिल साहब ने कि जनाब वापस ले लिया टिकट। फिर उसके बाद दूसरी पार्टी ने दे दिया, फिर हुक्मरान जमात ने अपना कैंडिडेट विड्रॉ करके सपोर्ट कर दी और बिलाखिर आज बंदा सेनेटर बन गया है। और इत्तेफाक से बड़ा रिच बैकग्राउंड भी है उसका फाइनेंशियली, जिसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है मेरा ख्याल है ना। बैकग्राउंड का तो नहीं, तो एक और चीज भी है ना, तो इसका क्रेडिट किसको दिया जाए? तहरीक इंसाफ को दिया जाए कि उन्होंने अपना कैंडिडेट बिठा दिया तो वो कामयाब हो गया, या वो एमपीएस जिन्होंने किसी भी वजह से, दिली लगाव की वजह से वोट दे दिया, किसको क्रेडिट दें? अरशद साहब जी, मेरे ख्याल दिली लगाव उनका ज्यादा है। बाकी तो वजीर आजम बता सकते हैं कि बलूचिस्तान से किस
शख्सियत के हवाले से उन्हें इंफॉर्मेशन दी गई थी, चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी की मुलाकात में इंफॉर्मेशन दी गई थी, और वो कौन सा नाम था, जब तक वजीर आजम इस पे लग नहीं करेंगे अच्छा, एक वो और पता नहीं हमारे लग पास सकता कि कौन सा कैंडिडेट के था। हवाले से चंद ही लम्हात में हमें मालूम हो जाएगा कि ये जो नशिस्त है जिसकी वजह से पूरी मुल्क की सियासत में हम देख रहे हैं कि बड़ी एक तेजी से आ गई है। सेनेट इलेक्शन के अंदर जनरली इतना इंटरेस्ट लेवल नहीं होता जितना आज खास तौर पे इस इलेक्शन की इस सीट की वजह से हो गया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि पीडीएम की पूरी मूवमेंट ने अपना इसके पीछे वेट थ्रो किया हुआ है। सो उससे पहले जो हम बात कर रहे थे काशिफ साहब के सेनेट का एक बड़ा ही अनोखा छूता तरीकेकार है, मेरा ख्याल है इसको तब्दील करने में जो कुछ लोगों को शायद इतनी कन्वीनियंस ना लगे कि भाई अगर ये तब्दील हो गया तो फिर इस ऐवान के अंदर हम किस तरह से इस तरह की फनकारियां लगा सकेंगे, जैसे कि हमने भी देखा बलूचिस्तान में हुआ। देखिए, ये गोइंग फॉरवर्ड तमाम जमातों को बैठकर ये फैसले कुछ करने होंगे कि इस मुल्क को आपने चलाना कैसे। ये तरीका भी है, दुनिया में कॉन्शियंस के वोट्स होते हैं, इस तरह सेनेट तक जिस तरह हमारे पाकिस्तान में है, जो हमने कोई इन्वेंट नहीं किए तरीके दूसरे मुल्कों में चलते हैं, हमने वहां से बहुत से तरीके उठाए हैं। लेकिन जो भी मुल्क होगा ना, उसकी कोई अपनी ग्राउंड रियलिटीज होती है। पाकिस्तान की ये रियलिटी है, ये जो अब्दुल कादिर साहब की आप पूरी तफसीलात बता रहे थे, जो कल वीडियोस आई हैं और किस तरह लोग वोट खरीदे जाते हैं, किस तरह 90s में ये फैसला किया लीडरों ने पार्टियों के कि यार जब तक पैसे नहीं होंगे, इतने अरब होंगे तो मैं इलेक्शन जीत लूंगा, कारकर्दगी पर इलेक्शन जीतना होता, परवेज लाई जीत जाता, ये पैसों की बुनियाद पर इलेक्शन जीते जाएंगे। ये फैसले अब करने होंगे कि आपने जाना कि देखें, एक चीज का तो फैसला कर लेंगे, इस असेंबली की लिमिट के 4 साल कर दें। अच्छा, किसी को 5 साल कोई सुकून, कोई चीज बैठने नहीं देती ऑपोजिशन को। हर ऑपोजिशन ने कोशिश की है कि 1.5-2 साल बाद या साल बाद या 1.5 साल 2 साल 2.5 साल के हुकूमत उठा के बैठते हैं। एक तो ये कर दें, दूसरा 2 साल बाद सेनेट का ओपन इलेक्शन कर ले। बेशक उसको वो जो तरीका जो सुप्रीम कोर्ट में जेर बहस था, ये जर्मनी में राइज है ये तरीका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, कह दे कि जी जितने वोट पड़ेंगे किसी एक सूबे में, उस हिसाब से नुमाइंदगी दे दी जाएगी उस सियासी जमात को जिसके नॉमिनेटेड लोग हों। लेकिन आपने ये फैसला करना है क्या और ये भी कोई ऐसा फैसला नहीं है कि बड़ा कोई अनडेमोक्रेटिक फैसला है, पार्टियां इस पर तैयार नहीं है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है। मरियम नवाज साहबा ने तो अभी भी कह दिया है कि इस हुकूमत के साथ मिलकर नहीं करेंगे, लेकिन आगे कोई हुकूमत आएगी उसके साथ मिलकर हम तरमीम भी कर लेंगे। नहीं, लेकिन इस हुकूमत के साथ वो सेनेट की नशिस्तों पे एडजस्टमेंट कर ली ना, तो इसका मतलब गुंजाइश है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उन्होंने थोड़ी की है। हाँ। चलो उनकी जमात, लेकिन ये इंप्रेशन है या वाकईतन वो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं थी? नहीं, प्रोसेस का हिस्सा क्यों नहीं थी? उनके बगैर कैसे हो सकता है? ये तो कहने की बातें हैं कि वो कह लें कि जी मैं तो बिल्कुल, क्योंकि उसकी वजह के प्रेशर एक आपने नैरेटिव लिया हुआ है कि आपने पीटीआई से कोई बात ही नहीं करनी। लेकिन जब आपको फ़ायदा हो रहा है, नज़र आ रहा है, और आपको मालूम है कि पीपल्स पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है और 7 MPs के साथ वो भी अपना कैंडिडेट नॉमिनेट कर चुकी है, और उसने पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने कहाँ पे कदगन लगानी थी और किसके वोटों को खरीदना था, तो वो सारी चीज़ें उनको नज़र आ रही थी। इसलिए पंजाब में मुस्लिम लीग काफ, पाकिस्तान पीटीआई और PMLN तीनों ने मिलकर अपना किया है और पीपल्स पार्टी को वहां से आउट किया है। वरना तो राजा परवेज अशरफ साहब के दामाद वहां पे उम्मीदवार थे और उनके साथ 7 MPs थे, तो बाकी वोट उन्होंने कहीं ना कहीं से तो उठाने ही थे। और इसलिए ये कहना कि मरियम बेबी जो है वो कहें कि मुझे तो पता ही नहीं था, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब है कि ऑप्टिक्स वाइज अब अगले चंद महीने मेरे ख्याल है कोई अपडेट है। बिल्कुल अपडेट ये है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब की नामजदगी मुस्तरद की जाए। ये कराची की शहरी की जानिब से इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दी गई है और ये कहा गया है कि आर्टिकल 62 और 63 जो कि आइन का है उसके तहत उन्हें नाअहल करार दिया जाए। और दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि यूसुफ रजा गिलानी के कहने पर खुर्रम रसूल को LPG कोटे के पैसे दिए और खुर्रम रसूल ने मुझसे फ्रॉड करके ये पैसे हड़प कर लिए और मामला अदालत गया। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ FIR दर्ज की गई और यूसुफ रजा गिलानी मेरे साथ होने वाले फ्रॉड में शामिल हैं, यह दरख्वास्त गुजार ने अपना मौक़िफ़ दिया है। साथ ही ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी के दौर में FIA ने यूसुफ रजा गिलानी को बचाने की कोशिश की और फिर मेरा मामला FIA से नैब में मुंतकिल हुआ और तफ्तीश का आगाज हुआ। नैब में FIR को रेफरेंस में तब्दील किया गया और मेरे इल्जाम दुरुस्त साबित हुए और खुर्रम रसूल को केस में सजा हुई। हक़ाइक़ से वाज़ेह है कि खुर्रम रसूल के साथ यूसुफ रजा गिलानी भी फ्रॉड में मुलव्विस थे और दरखास्त है
कि यूसुफ रजा गिलानी की जो नामजदगी है उसे मुस्तरद और उन्हें नाअहल करार दिया जाए। और ये जो दरख्वास्त गुजार हैं परवेज हुसैन, ये कराची की एक कारोबारी शख्सियत है, तो अब ये उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की गई है, तो अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा इस सारे प्रोसेस के बाद? अरशद साहब देखिए, अभी थोड़ी देर में रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे। ये वो हिफाजती इकदाम हैं जो किए जाते हैं इन द केस ऑफ इवेंचुअलिटी, अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब हो गए तो हिफाजती बंद बांधने की तैयारी है, उससे ज्यादा ये नहीं है। और इस तरह फिर पिटीशन दायर कर दी जाती है, दरखास्त गुजार मिल ही जाए करते दरखास्त गुजार ऐसे मौके पे। लेकिन मेरा क्वेश्चन अब ये है कि क्या अब हम आगे आने वाले 4-5 हफ्तों में, बल्कि चंद महीनों में शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज को ज्यादा एक्टिव रोल लेके देखेंगे, मरीम साहिबा थोड़ा बैक सीट पे जाएंगी, इस तरह लग रहा है आपको अरशद साहब? ये अभी तक के हालात तो यही बता रहे हैं कि जब से हमजा शहबाज बाहर आए, कल पीडीएम के इजलास में मुझे नहीं कहीं मैंने देखा नहीं कि मरीम बीबी नजर आई हूँ, बाकी तमाम नून लीग की क्यादत नजर आ रही थी। ऑलरेडी और नून लीग के सदर तो बाज़ाब्ता तौर पे शहबाज शरीफ साहब है। अब काशिफ साहब इससे पहले आपको बता रहे थे कि सारा कुछ हुआ कैसे और किस तरह से सीट एडजस्टमेंट हुई, काफी सारी डिटेल्स हैं। मुझे काट कूट के फेंक दिया उसके। हाँ, लेकिन ये बड़ी कन्वीनियंस है ना, बिकॉज जो जिस तरह की पॉलिसी अपनानी हो फिर वो चेहरा आगे कर देते, तो शायद अब उनको सूट करता है मफाहमती कदम आगे बढ़ाने का। तो अब ये मामला कुछ अरसे हमजा साहब या शहबाज शरीफ साहब जो है वो तय करेंगे, और फिर जब जरूरत आ जाएगी मज़ामत की तो फिर ये बैकड्रॉप में चले जाएंगे, वो मज़ामती विंग आगे आ जाएगा। देखिए, मैं आपको दो चीजें इसमें बताऊंगा। एक तो आप जो बात कर रहे थे ना ये पंजाब की सेनेट की, मुझे याद है मैं तरीन साहब के साथ दो 3 हफ्ते पहले की बात है, इसी पे बहस बात हो रही कि पंजाब में क्या होगा। उन्होंने कहा जनाब वहां पर ये जो सेटलमेंट हो गई इवेंचुअली, उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकती। जी क्यों नहीं हो सकती? और भी 4-5 MNAs बैठे थे तरीके इंसाफ के, उन्होंने कहा ये हो इसलिए नहीं सकती कि पीडीएम का सारा नैरेटिव ये है कि हम तो हुकूमत से बात नहीं करेंगे, हम उनके पास कैसे जाके कहें हमारे साथ बैठे हैं, ये अरेंजमेंट करें, इतने आपके जीत गए, इतने हमारे जीत गए। तरीक ये मुस्लिम लीग नून किसी सूरत मानने को तैयार ही नहीं होगी। ये तरीन साहब के अल्फाज थे उस वक्त, और सब ने ये एग्री किया कि ये तो बात, ये जो अरेंजमेंट वाली बात है, ये मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं हो पाएगी। और लो एंड बिहोल्ड 6 दिन गुजरे नहीं, पता चला कि सारे बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। सो ये पॉलिटिक्स है, इसमें कुछ भी हो सकता है। एक दूसरा मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जुबैर साहब सेनेटर के उम्मीदवार थे, मरियम नवाज शरीफ साहबा चाहती थी कि वो सेनेट का इलेक्शन लड़े, मियां साहब की बैकिंग भी थी। अभी आपको रोकूंगा, एक न्यूज आई है सेनेट इलेक्शन से मुतालिक, वो ये है कि बलूचिस्तान से बीएनपी मेंगल के मोहम्मद कासिम रोंझो कामयाब हो गए हैं और ये भी सेनेटर मुंतखब हो गए हैं, और अभी ये नतीजा सामने आया है। और ये सेनेट इलेक्शन में इस वक्त जो रिजल्ट्स अब तक आए हैं वो बलूचिस्तान से ही आ रहे हैं। ज़ाहिर है मुख्तसर सी एक असेंबली है, 65 अरकान है उसके, तो वहां पर काउंटिंग का अमल जल्दी मुकम्मल हो जाता है। तो ये तीसरा नतीजा जो है बलूचिस्तान से हमने आपको दिया है। एक तो अब्दुल गफूर हैदरी साहब का आया, दूसरा सबसे पहले जो रिजल्ट आया था वो अब्दुल कादिर साहब का आया था, और अब जो है वो बीएनपी मेंगल के मोहम्मद कासिम रोंझो कामयाब हो गए हैं। और ये अब देखना ये है कि फर्दर कितने यहाँ से नतीजे सामने आते हैं। तो 3 नतीजे अब तक सामने आ गए हैं, और नेशनल असेंबली में वोटों की गिनती अब जारी है, यानी कि जब से हम देख रहे हैं कि गिनती हो रही थी वो अभी तक जारी है। और ये जो रुकन है बीएनपी मेंगल के, इनको मुत्तहिदा ऑपोजिशन की हिमायत हासिल थी। तो ये अभी सेनेट इलेक्शन के नतीजे यहाँ से सामने आ रहे हैं जो हम अब तक पहुंचा रहे हैं। काशिफ साहब जी, मैं आपको ये बता रहा था क्योंकि जो बात हो रही थी ना कि फैसले कौन करेगा, शहबाज शरीफ साहब ने फिर ओवर रूल किया इसको कि मोहम्मद जुबैर साहब को टिकट सेनेट का नहीं मिल सकता, और इस वजह से भी कंसीड करना पड़ा सबको कि आखिर में उन्होंने कहा सदर तो मुस्लिम लीग नून का मैं हूं। सो इसलिए जो अगर आपने जो लोग देखे हैं वो मियां साहब के नॉमिनी तो थे, जो नॉमिनी थे, लेकिन जो मरियम नवाज शरीफ साहब के नॉमिनी थे शहबाज जुबैर साहब, मोहम्मद जुबैर साहब का टिकट ओवर रूल किया गया था। अच्छा, आप जानते हैं कि पंजाब और ये पीपल्स पार्टी और नून में कराची से यहाँ पर लाकर टिकट देना कोई मसला नहीं है। जी, सिंध से भी एक रिजल्ट सामने आ गया है। पीपल्स पार्टी की आयशा खान जो है वो सेनेटर मुंतखब हो गई हैं। तो पहले जो 3 नतीजे हैं वो वहां से आए हैं और एक सिंध से आया है, और ये खवातीन की निशस्त पर ये परवशा खान जो है वो अब सेनेटर मुंतखब हुई हैं। और आपको याद होगा कि जब ये कागजात नामजदगी का मामला था तो उस वक्त इनके जो एड्रेस के चेंज के मामले पर खासी
जो है वो सवालात उस पर उठाए गए थे, लेकिन बहरहाल वो दरखास्तें जो है वो उनके अगेंस्ट मुस्तरद कर दी गई थी। और अब ये पलवाशा खान जो है वो कामयाब हो गई हैं और ये भी अब सेनेटर मुंतखब हो गई हैं। और सिंध असेंबली अभी बराह रास्त चलते हैं और वहां पर क्या हो रहा है आपको जरा सुनवाते हैं। तो यहाँ पे 3 कैंडिडेट हैं हमारे पास। एक पलवाशा मोहम्मद ज़हीर खान, दूसरी खालिदा अतीफ साहिबा और तीसरी रुखसाना फरूख साहिबा। तो इसमें जो पलवाशा मोहम्मद खान को 7 वोट मिले, तो 6000 की वोट की वैल्यू हुई और प्रेसिडेंट कोटा से ऊपर है, तो ये कामयाब कर देंगे। दूसरे नंबर पे खालिदा अतीफ साहिबा, उनको 57 वोट्स मिले, तो 5700 की वैल्यू बनी वोट्स की और ये 5 वोट की जो कोटा से ऊपर है, तो इनको भी कामयाब कर दिया। तो दो तीसरी जो रुखसाना फरूख साहिबा, इनको मिले 46 वोट्स, तो 4600 की वोट्स की वैल्यू है, ये कोटे से काम है। और सीटें हमारा 2 थी, तो अलग-अलग फर्स्ट काउंट में 2 खवातीन बात कामयाब करा पाएंगे, पलवाशा मोहम्मद ज़हीर खान और खालिदा अतीफ साहिबा। सिंध असेंबली से बराह रास्त। जी, तो ये मनाजिर सिंध असेंबली से आप देख रहे थे और खालिदा अतीफ भी कामयाब हुई हैं। ये सिंध से MQM पाकिस्तान की और पलवाशा खान जो है वो खवातीन की नशिस्त पर कामयाब हुई हैं और पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। और जो वोटों की तादाद है वो भी बताई जा रही है कि खालिदा अतीफ की जानिब से 57 वोट लिए गए हैं और इस हवाले से भी ज़ाहिर है कि डिटेल्स फर्दर भी आएंगी, लेकिन वहां पर सिंध असेंबली में ऐलान भी इससे मुताल्लिक किया जा रहा था। रिजल्ट में इंटरेस्टिंग होगा वैसे जो भी आएगा, क्योंकि वहाँ MQM और बाकी सब लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी हमारे बंदे तोड़ रही है और MQM बड़े अननर्व्ड थे, आखिरी वक्त तक वो अननर्व्ड थे उनसे बात नहीं, उन्होंने कहा कि हमारा जो तंजीमी सेटअप है वो खासा स्ट्रांग है और उन्होंने हवाला भी दिया। वो वाला स्ट्रांग नहीं है ना जैसे पहले नहीं, वो अमीनुल हक साहब कह रहे थे कि नहीं भाई ऐसा ही है, जवाबदेह हैं, अभी जो है वो तंजीमी सेटअप का है। पिछले सेनेट में भी MQM के बंदे टूट गए थे। ऑफ द रिकॉर्ड वो अननर्व्ड है, वो मानते हैं इस बात को कि हमें नहीं मालूम क्या नतीजा आएगा और टीवी पे या वैसे मौका तो वो यही देंगे ना कि हमने सबको बोला। अच्छा, लेकिन अभी इससे पहले बड़ी दिलचस्प हम बात कर रहे थे जो मोहम्मद जुबैर साहब के जो टिकट को वीटो किया शहबाज शरीफ साहब ने, काशिफ इस हवाले से बात कर रहे थे बिकॉज ही वाज वेरी एंथुसियास्टिक और सुबह तक ऑलमोस्ट वो मुबारकबाद कबूल कर ही चुके थे। और एक चीज और भी है कि एक तो उनको टिकट नहीं मिला और साथ ही जो मरियम नवाज के साथी थे परवेज रशीद साहब मुस्तरद हो गए। ये जाबाज जो खबर बाहर आई थी कि बिल आखिर मुबारक हो KPK में पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया है फाइनली। पोलिंग का अमल 40 के करीब जो लोग थे वो 5 बजे तक बैठे हुए थे कि हमने आराम से वोट देना है, हम आखिर में वोट देंगे। मेरा ख्याल है वोट दे दिया है अब फाइनली। पिछले सेनेट का सबसे बड़ा सरप्राइज KP इलेक्शन इस सेंस में था कि वो सारा वीडियो स्कैंडल भी KP से मुताल्लिक वहीं से आया था और PPP के 2 सेनेटर्स ने जन्म लिया 7 वोट थे और उन्होंने 32 वोटों पे अपने सेनेटर जो है वो खत्म करवा लिए थे, 2 यानी कि 16 के 2। और उम्मीद करते हैं कि वो जो वोट गलती से उन पे गलत निशान लग गए थे, 13 लोग थे, वो भी करेक्ट हो गए हों और वो वोट जाया ना हुए हों ताकि मुकम्मल तौर पे उसका जो काउंट है वो आ जाए। तो सेनेट इलेक्शन के नताइज आना शुरू हो गए हैं, साथ साथ हम इन पे तबसरे और तज्जिए भी लेंगे। सिंध से MQM खालिदा अतीफ कामयाब तो हुई हैं और थोड़ी सी उम्मीद के दिए रोशन है MQM के लिए, क्योंकि कल तक वो थोड़ी तशवीश का। नेशनल असेंबली में क्या हो रहा है? गिनती पे गिनती वही है सारी मुसलसल गिनती। कुछ 56 मिनट हो गए अभी तक, एक ही रिजल्ट आएगा वहां से। 5:56 मिनट हो रहे हैं और काशिफ साहब निहायत एहतियात से काम ले रहे हैं, बार-बार गिन रहे हैं, क्या वजह है आपके ख्याल में? नहीं वो काउंट होगा, रिकाउंट होगा। एक और नतीजा भी आने वाला है, कराची में मैच भी चल रहा है, कराची किंग्स का पेशावर जर्मी का, उसका भी नतीजा बस पहुंचने वाला है। 2 रन रह गए 4 बॉलों पे। सर क्या अभी 2 रन रह गए 4 बॉलों पे? नहीं वो कराची किंग्स जो जीत 2 रह गए, जीत जाए भाई वाह। अच्छा मैच क्रिकेट मैच की बात हो रही है, अच्छा मेरे को कोई रह गए तो चलें, ये भी अच्छा है, खुशाइंद है। कराची किंग्स जो है वो आखिरी, हालांकि जो आखिरी ओवर हुआ था तो उसके बाद फिर लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ आसानी से। मेरा ख्याल था कि यही मार्जिन होगा, वो जो 32-30 का रन था ना, मैंने कहा यही मार्जिन बनेगा आखिर में, लेकिन अब ये कराची किंग्स मौके 2 रन तो बन मुबारक हो जी जनाब। तो कराची किंग्स जो है क्या वो उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली और ये रिवायत बरकरार रही है। काशिफ अब्बासी टॉस जीतो मैच जीतो, टॉस जीतो बाद में बैटिंग करो, ताज जीतो मैच। और 6 विकेटों से कराची किंग्स ने इस्लामाबाद को। अब अमाद साहब को गुस्सा चढ़ जाएगा, आप एक पॉलिटिकल
इलेक्शन डिस्कशन में क्रिकेट ले आए, लेकिन नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो सियासी मैदान और खेल का मैदान साथ साथ डिस्कस हो सकता है, खासतौर पर कराची की। जब तक नतीजा नहीं आता हम मैच के नतीजे से थोड़ा सा फायदा उठा लें, उसकी नतीजा आने का। दूसरा नतीजा तो बड़ा वक्त ले रहा है, 557 हो गए हैं और वोट काउंटिंग बड़े एहतियात से की जा रही है। इसमें देखना कि कोई वोट अगर जाया है या उसमें कोई क्लैरिटी नहीं आ रही तो फिर उसके बारे में उनको दोबारा से पूरा देखना होगा और पोलिंग एजेंट्स को दिखाना भी होगा। तो अभी थोड़ा मजीद इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जाहिर सी बात है चूंकि इंपॉर्टेंट सीट है, इसी का सबसे ज्यादा इंतजार है। देखते हैं कि जो पीडीएम के बयानिए को अच्छा, तो बातें भी खत्म हो गई होंगी गिलानी साहब और हफीज शेख साहब की बैठे साथ। मेरे ख्याल में उन्होंने भी अपनी राहें वहां से जुदा कर ली होगी। अरशद शरीफ साहब जी, तो आप विजुअल्स कट करके देखेंगे अभी कौन किधर है और क्या हो रहा है कौन। लेकिन मेरा जिम्मे एक सवाल, आप दोनों की राय वही है ना कल जो आप लोगों की थी राय, या चूंकि कल से आज तक बहुत कुछ हुआ है कि बोथ ऑफ यू विल बी सरप्राइज? शक हो गया है वसीम। नहीं, मैं रिकन्फर्म कर रहा हूं। रास्ता पतली गली का गेट खोल रहा है कि भागना पड़े तो मेरा रास्ता खुला रहे। मैं आपको ऑनरेबल एग्जिट दे रहा हूं यार। नहीं, कोई ऐसी डेवलपमेंट तो नहीं कि आप लोगों को लगे कि शायद नतीजा कहीं भी जा सकता है? ये आपको तो नहीं कोई कॉल आई? अच्छा जी, कॉल नहीं आई, मैसेज आया होगा। अच्छा जी, एक चीज सामने आई अभी कि कौमी असेंबली में जो वोट डाले गए थे 341, उनमें से जी 6 वोट जो थे उनको गिनती करके अलग रख दिया गया है। अब जाहिर है कि कोई मसले मसाइल होंगे गालिबन उसमें जो अलग रखा गया है। साबिर शाकिर हैं हमारे साथ? नहीं, वो जाया शुदा वोट होंगे यकीनन। अच्छा, क्योंकि 6 वोट, हाँ जो 6 वोट हैं वो आप समझे जाया हो गए हैं, जो वैलिड वोट हैं। यानी कि शहरयार आफरीदी साहब के वोट के अलावा 6 वोट, 5 आदमी है उनके अलावा 6 हैं, टोटल 6 ना। उनका इसमें शामिल है, वो 6 वोट है। लेकिन 6 वोट जाया होने का कोई इम्पैक्ट होगा ओवरऑल काउंट में? क्या फर्क कितना कम रह जाएगा ये भी देखते हैं कि जी ओवरऑल किसके वोट जाया पड़ेगा, क्योंकि 340 है ना, तो 340 में से 6 वोट कैंसिल हो गया, बाकी वैलिड रह गए। 181 करे ना, 181 हुकूमत का, 160 उनका। 181 में से अगर 6 काम करें तो 175 बचते हैं। सो फिलहाल तो ये कि अगर तो अभी जमीन नहीं जाते तब तक भी हुकूमत ठीक है। अभी तो अभी अलग रखें, और किस साइड के अलग रखें ये जाहिर है। आप वर्स्ट के सिनेरियो देखें ना गवर्नमेंट के लिए, आप गवर्नमेंट के लिए वर्स्ट के सिनेरियो देखें और समझें कि देखें अपसेट ही खबर है। हफीज शेख साहब का जीतना उस सेंस में खबर नहीं है, क्योंकि दे हैव द नंबर्स ऑन पेपर्स, दे हैव द नंबर्स। क्योंकि खबर तो ये होगी कि अगर वो नहीं जीत पाते, क्योंकि नंबर के पास है। हां एग्जैक्टली, नंबर अभी तक 6 जो वोट हैं, इसका मतलब है कि खतरा नहीं है। अजहर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे। बताया जा रहा है 7 वोट जाए हुए हैं। अजहर फारूक साहब बताइएगा सर। 7 हो गए। आज अभी वोटिंग का गिनती का अमल तो जारी है, लेकिन अब तक जो गिनती हुई है उसमें 7 वोट जो है वो रिजेक्ट हो चुके हैं। ताम अभी कुछ ही देर में ये अमल जो है वो मुकम्मल होगा। गिलानी और हफीज शेख के दरमियान सख्त मुकाबला है। अच्छा, इस वक्त तो गिनती का अमल जारी है और अब तक की जो गिनती हुई है उसमें 7 वोट जो है वो मुस्तरद हुई है। और किस साइड के हैं ये वोट, कुछ पता चला? कि जो मुस्तरद वोट होते हैं वो उनको साइड पे कर दिया जाता है और रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो मुस्तरद वोट और दोनों उम्मीदवारों के जो पोलिंग एजेंट हैं उनको दिखाकर साइड पे कर रहे हैं। जबकि जिन उम्मीदवारों ने वोट दिए हैं उनकी अलग अलग बास्केट बनाई गई है, वहां पर वो वोट डाले जा रहे हैं। जबकि रिजेक्ट वोट जो है वो बास्केट से बाहर रखे गए हैं और 7। अच्छा जी, खबर एक और सामने आई है कि सेनेट इलेक्शन में बलूचिस्तान से बीएपी के यानी कि बाप के मंजूर काकड़ कामयाब हो गए हैं और इसके साथ साथ सरफराज बुट्टी की कामयाबी के हवाले से भी ये खबर सामने आई है हम तक। तो ये सेनेट इलेक्शन में जिस तरह से हम बता रहे हैं कि भाई रिजल्ट जो आ रहे हैं वो बलूचिस्तान से आ रहे हैं। छोटी सी असम्बली 65 अरकान है और सरफराज बुट्टी साहब पहले बलूचिस्तान के वजीर दाखिला भी रह चुके हैं और अभी दूसरे मंजूर काकड़ साहब जो हैं वो भी वहां से कामयाब हुए हैं। तो बलूचिस्तान से नताइज की आमद का सिलसिला जारी है सेनेट इलेक्शंस के हवाले से और कौमी असम्बली के मुंतज़िर हैं। हमने सिंध से आपको बताया कि वहां से जो है वो कुछ नताइज सामने आए 1-2 खवातीन के। और खैबर पख्तूनख्वा में तो पोलिंग का अभी तकरीबन 5 से 7 मिनट पहले मुकम्मल हुआ है, तो वहां पर अभी कुछ वक्त लग सकता है। नेशनल असम्बली में पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया था, वोटों की गिनती अब तक जारी है, यानी कि अब से आधे घंटे पहले भी जारी थी, अब भी वोटों की गिनती जारी है। 7 वोट जो हैं वो जाया हो चुके हैं। अब किस साइड के ये वोट जाया हुए हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये अभी देखना बाकी है। बादामी साहब। हाँ, अब जाहिर है सारी की सारी नजरें तो नेशनल असेंबली में है और यहाँ से बड़ी खबर है कि अगर यानी 340 जहाँ लिटरली एक वोट बड़ा काउंट कर रहा हूँ,
वहाँ 7 वोट जाया हो जाना। और फिर इस तनाजुर में भी देखिए कि जब एक दिन पहले जो वीडियो आई उसमें तरीकाकार बताया गया, ध्यान ही था कि वोट जाया कैसे करना है। अच्छा, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो गिलानी साहब जो है वो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना मुद्दा इतना आराम से एक्सप्लेन नहीं कर पाए जितना वहां पर एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे काटना है, कैसे क्रॉस करना है। हालांकि हमारे और आपके लिए भी समझना मुश्किल हो, लेकिन बड़ा अच्छी तरीके से, लेकिन मैंने सीख लिया है कि वोट जाया कैसे करना है। हालांकि शायद वो मुकाम कभी ना आए कि मुझे वोट इस तरह जाया करना पड़े, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है मुझे, अब पूरी कौम ने सीख लिया। लेकिन ये इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अभी तक ये देखिए पीटीआई की अब तक इस पर ऑफिशियल पोजीशन नहीं है कि वो जो 4 अराकीन है जिनको गिलानी साहब बता रहे हैं वो उनके अपने प्लांटेड थे जो कि स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे, या उनके अपने लोग थे जो बिक गए थे, वो क्या है, और उन लोगों ने आज वोट डाला है। अब वोट किसको डाला है ये नहीं पता अभी। आपको वो डॉज कर रहे हैं, बाय द वे हमने असद उमर साहब से पूछा, उन्होंने कहा तहकीकात फवाद चौधरी साहब ने कल बोला कि कल ये नहीं आज पता चल जाएगा। फैसल जावेद खान साहब हमारे साथ थे, उन्होंने कहा जल्द आ जाएगा नतीजा, हम बता देंगे। लेकिन जितनी फील्डिंग लगी हुई थी बादामी साहब, आप नेशनल असेंबली का हाल देखें, वजीर आजम साहब इतना टाइम 3 दिन से वहीं पे बैठे रहे। अगर नंबर्स होते, ऑन पेपर्स नंबर थे, लेकिन इतने मुतमईन होते तमाम चीजों से, तो ज़ाहिर है ये सब कुछ ना होते। आज भी वजीर आजम साहब बैठे रहे, पूरी औकाबी सारी इत्तला भी थी और ये इस सारी चीजें सामने आ गई कि पूरा अपोजिशन की जानिब से भी काम हो रहा है पूरे का पूरा, तो उन्होंने अपनी पूरी एफर्ट की है। मुझे भी है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हफीज शेख साहब की जीत पर शायद इतना मुनो, लेकिन नंबर्स का बारे कि कितने नंबर से जीतते हैं ये चीज मैटर करेगी, ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं मैटर करेगी, क्योंकि अपोजिशन तो उसको इस अंदाज से ट्रांसलेट करेगी ना कि इतने लोगों का एतमाद है और इतने लोगों का एतमाद नहीं है वज़ीर आज़म साहब को हासिल। या जिस तरह बात कर रहे हैं कि गिलानी साहब अगर आज जीतते हैं तो अपोजिशन तो उसको ट्रांसलेट इस तरह करेगी कि हेंस प्रूव्ड के वज़ीर आज़म साहब ने ऐवान का एतमाद खो दिया है, इससे उनके बंदे का वोट नहीं पड़ा, हमारे बंदे का वोट पड़ा। अच्छा, ये जो एक और चीज, वज़ीर आज़म की ये जो मरियम की खामोशी और हमजा और ये जो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की मुमकिना बेल, तो उसके अंदर ये बाय डिजाइन है या इख्तलाफात कुछ ऐसे हैं कि वो अभी साइड पे हो गई हैं और उसके बाद में क्या पता आगे आए या ना आए और ये लोग अभी टेक ओवर करेंगे? नहीं, बड़ा मोहतात है क्योंकि फिर ज़ाहिर इसमें बड़े फैसले इदारों के और अदालत के इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमने ऑफकोर्स देखा कि बहुत सारी चीज़ों को आप एक मिला कर देखते हो, वो चीज़ें वो वैसे का वैसे ही होता भी चला जाता है। तो अगर वाकई उसी अंदाज से मामला चलते हैं, क्योंकि इस वक्त ज़ाहिर ख्वाहिश है कि रिकन्सिलिएशन हो, 18वीं तरमीम पर कुछ ना कुछ हो, NFC पर कुछ ना कुछ हो, शहबाज शरीफ साहब की खास अप्रोच है, सब जानते हैं। तो अगर ऐसे में वो भी बाहर आ जाते हैं, तबीयत भी नासाज, वो सारा मामला, तो फिर मासूमाना बात हो गई, बुनियादों पर बेल भी हो सकती है, इत्तेफाक से हो गया, सब हो सकता है। अच्छा, एक और चीज भी है कि ये जो जैसे हम देख रहे हैं कि हर कोई ज़मीर की आवाज पे वोट डाल रहा है, यानी कि ऑपोजिशन के हों, हुकूमती साइड के हों, सबके, तो ये जो बैलेटिंग है इसका ओपन या सीक्रेट होना ये कितना इम्पैक्ट डालता है ज़मीर की आवाज पे? मेरा तो ख्याल है कि बहुत ज्यादा डालता है। और एक दफा यानी वही हम जो बात कर रहे थे कि अगर किसी का ज़मीर वाकई इतना ही जाग गया है तो फिर वो ज़मीर उसका लिमिटेड क्यों जागता है? फिर उतना ज़मीर जाग जाना, कहे यार मेरी पार्टी ने इस बंदे को सही वोट, इस बंदे को सही टिकट नहीं दिया है, मैं पार्टी छोड़ दूं भाई। या फिर आप उस, चूंकि आप अगर ऐवान में बैठे हैं तो आप एक्स पार्टी के निशान पर आपको लोगों ने भरोसा किया है और इसलिए आप उस पार्टी की वजह से बैठे, तो फिर आप पार्टी की ये पॉलिसी फॉलो करें। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे ज़मीर के खिलाफ पार्टी ने एक बहुत ही घटिया आदमी को टिकट दे दिया है, जिसको मैं टिकट दूंगा तो मेरा ज़मीर पे बहुत पड़ जाएगा, तो आप या फिर ओपनली आप उसकी ओपनली आप कहेंगे मैं इसके साथ हूं और अंदर खाने वोट देकर आ जाए किसी। वो पीटीआई के 2 अरकान हैं, उन्होंने कहा कि जी हमसे 2 साल से किसी ने मुलाकात नहीं की, हमारे ये मसाइल नहीं देखे, ठीक है वो आप हो सकता है आगे करें, लेकिन उन्होंने कम से कम नैरेटिव अपना मौक़िफ़ दिया। ये जो खामोशी से पार्टी का वोट लेके उसकी टिकट पे आए हैं और उसके बाद आप कहें जी कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो फिर आप चॉइस कर लें। ये कोई मॉरल ग्राउंड, हाई मॉरल ग्राउंड नहीं है, ठीक है, कोई इलीगल काम नहीं है, लेकिन कोई हाई मॉरल ग्राउंड भी नहीं। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि इस पूरे प्रोसेस पे काशिफ साहब काफी, मैं आपसे इस पे डिसएग्री करता हूं थोड़ा सा, अगर इजाजत दें। जी जी बिल्कुल। देयर इज अ रीजन, बाहर के मुल्कों में अभी आप ब्रेक्जिट देखें, ब्रेक्जिट में जो जब प्राइम मिनिस्टर ने टेबल किया है, अपनी पार्टी की मेजॉरिटी ने उसकी मुखालफत की है। ये नहीं होता कि कर लें सर, कंप्लीट कर लें सर। मैं कह रहा हूं देखें, मैं ब्रेक्जिट की मिसाल दी, अभी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो इम्पीचमेंट था, इम्पीचमेंट में रिपब्लिकन्स ने इम्पीचमेंट के बिल के हक में वोट डाले। ये नहीं होता कि क्योंकि आप इस पे आए हैं इस वजह से आपने पार्टी की हर चीज को देखना है, वो आपने अपने कंस्टिट्यूएंट को देखना है। याद रखिएगा, बलूचिस्तान से आया हुआ आदमी कुछ और सोच के फैसला करेगा, बागेलात अपने, सिंध से कोई और सोचेगा, केपी का कुछ और सोचेगा, क्योंकि जब भी कोई भी एक चीज आप लेकर आएंगे उस पर 4 सूबों की अपनी अपनी आउटलुक होती है। इसी वजह से ये इतनी बुरी चीज नहीं है कि आप कहें कि जनाब क्यों पार्टी नहीं छोड़ देते। आपको अगर किसी चीज से आप डिसएग्री कर रहे हैं, आप खुल के डिसएग्री। हमारा प्रॉब्लम मालूम क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे जो जज्बात हैं या वो किसी को कहते हैं कॉन्शियंस, उसको क्या कह रहे हैं ज़मीर,
हमारा मसला यह है कि इन पार्टियों में और इस डेमोक्रेसी में इतनी स्पेस हम किसी को देते ही नहीं है कि वो ज़मीर के मुताबिक फैसला कर सके, इसीलिए उनको छुप के फैसले करने पड़ते हैं। बाहर के मुल्कों में आपके पास ये स्पेस अवेलेबल होती है। पाकिस्तान में रजा रब्बानी रो पड़ेगा, दुआएं देगा, लेकिन वोट वही देगा जब पार्टी ने वोट डालना होगा। ये प्रॉब्लम है। लेकिन जमीर के मुताबिक अगर वोट देते हैं तो फिर पैसों को लेना गनीमत क्यों समझते हैं? अगर ऐसा है तो देखें, ये तो मसला ये कि पाकिस्तान में वोट अमूमन इस वजह से दिया जाता है। यहाँ पे तो आज किसी सियासी जमात का लीडर इस वक्त रात के 6:30 फर्ज करो 8 बजे आके कहे, दोपहर को बाहर धूप निकली है, 99% मेंबरान आके उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे दिस वे और दैट वे कि हाँ जी वो मेरा लीडर ठीक कहता है। वो आपका जरा से देखने का नजरिया को थोड़ा सा उल्टा है। हमारे यहाँ पे तो ये मसले हैं। चले सर, नतीजे बता देते हैं थोड़ा सा। एक और नतीजा सामने आया बलूचिस्तान से। एएनपी के अरबाब उमर फारूक कामयाब हुए हैं। ये बलूचिस्तान से ही नतीजा है। और बलूचिस्तान में इससे पहले जिस तरह से हमने आपको बताया कि सबसे पहले बड़ा एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट सामने आया था। अब्दुल कादिर साहब कामयाब हुए थे, जो कि बाप के उम्मीदवार थे और पहले तहरीक इंसाफ ने उनको टिकट दिया था और फिर उसके बाद जो वो टिकट वापस लिया गया था और पैरा ट्रूपर उन्हें कहा गया, पैराग्लाइडर कहा गया। फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ ने उनके हक में अपना उम्मीदवार जो है वो विड्रॉ कर लिया। बहरहाल वो कामयाब हो गए। 2004 का जो उनका सफर था वो कामयाबी से हमकिनार हुआ। उसके बाद हमने ये देखा कि ज़हूर रोंजो साहब भी कामयाब हुए हैं। और उसके बाद जो है वो हमने ये भी देखा कि जो दीगर रिजल्ट्स आए हैं उसमें मंजूर काकड़ साहब कामयाब हुए हैं, सरफराज बुगटी जो है वो कामयाब हुए हैं। ये सब जो है वो सेनेट इलेक्शन में ये बीएपी के उम्मीदवार हैं जो कि कामयाब हुए। अब्दुल गफूर हैदरी साहब जेयूआई के हैं, वो कामयाब हुए हैं। इसके अलावा सिंध से हम आपको बताएं तो सिंध से पलवशा खान कामयाब हुए हैं पीपल्स पार्टी से खवातीन की मखसूस नशिस्त पर। और इसके साथ साथ खालिदा अतीब जो हैं वो एमक्यूएम की उम्मीदवार हैं, वो यहाँ से कामयाब हुई हैं। और इसके साथ साथ वहां पर अभी नेशनल असेंबली में भी अगले चंद मिनट में जो इंतजार की घड़ियां हैं वो बहुत तवील हो गई हैं। बहरहाल खासी देर से हम लोग भी मुंतजर हैं, तो वहां पर भी जो है वो वोटों की गिनती हो जाएगी। और अभी तक 6 या 7 वोट जो है वो अलग भी कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में अभी जाहिर है कि वो जो पोलिंग का अमल है वो खासी देर से मुकम्मल हुआ है, तो वहां पर जो है वो थोड़ा टाइम लग सकता है। बाकी नेशनल असेंबली में बादामी साहब रिजल्ट आ जाएगा अब से कुछ देर में। जी हाँ, फिर जाहिर सबको इंतजार नेशनल असेंबली के रिजल्ट का है, जहाँ के 340 वोटों में कितने किस तरफ हैं, किसके कितने ज़ाया हुए हैं। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। ज़ाहिर सब ये कह भी चुके हैं कि असल इलेक्शन सेनेट का वो से एक सीट पर है। अगरचे सिंध और केपी के भी रिजल्ट अपने अपने मानी रखते हैं, लेकिन 2 बड़े नामवर उम्मीदवार हैं, अब्दुल हफीज़ शेख साहब और यूसुफ गिलानी साहब। और फिर जिस कॉन्टेक्स्ट में सारी बातें आज सुबह तक शायद खान अब्बास साहब कहते हैं 110% मुझे यकीन है कि जीत जाएंगे गिलानी साहब। अच्छा। तो गिलानी साहब कहते हैं हम तो जीत गए, रिजल्ट का इंतजार है, तो वो इसको बड़ी हाइप मिली हुई है। लेकिन जैसे बिलावल ने आके कहा था कि भाई हमने 1 वोट भी ज्यादा लिया तो वो हमारी जीत तस्वर होगी, तो जुबैर साहब ने भी हमसे गुफ्तगू करते हुए भी कहा कि अगर 1-2 वोट भी हम ज्यादा ले लेंगे तो जीत तस्वर होगी। तो वो फिर अजहर फारूक बता रहे हैं असेंबली में क्या है माहौल क्या है कि अजहर साहब क्या सिचुएशन है, कब तक जो एक्सपेक्टेड है कि ये रिजल्ट आ जाएगा? कोई 1 घंटा 10 मिनट हो गए काउंट करते करते। चलें जी, अब उधर से भी हमारा राब्ता इस वक्त मुनक़ता हो रहा है क्योंकि वहाँ पे जैमर्स लगे हुए होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उनसे हम कर ले बातचीत। धुंध नहीं है अलबत्ता आज, ये इस बात का कभी यकीन है देखकर जो मामला। लेकिन और जी, और एक और जो जी सेनेट के नतीजे भी सामने आए हैं और सिंध से आए हैं, वो ये है कि जी शहरी रहमान साहबा कामयाब हो गई हैं और पीपल्स पार्टी से ऑब्वियसली, और सलीम मांडवी वाला साहब कामयाब हुए हैं जो कि डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट थे और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। और इसके साथ साथ जाम मेहताब कामयाब हुए हैं, ताज हैदर साहब भी कामयाब हुए हैं। तो ये सिंध से एक साथ या कुछ 4 नतीजे जो है वो सामने आए हैं। तो सिंध से शहरी रहमान साहबा पलवशा हो चुकी हैं, खालिदा अतीब हो चुकी हैं और जाहिर है कि जीत चुकी हैं, सेनेटर हो चुकी हैं, सेनेटर पलवशा करेक्शन करवाई। सो बेसिकली इसमें कोई अनएक्सपेक्टेड बात नहीं। पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली इनका स्ट्रॉन्ग गढ़ है, बड़ी आसानी से इनको इनके सेनेटर्स मुंतखब हो जाने थे। पंजाब के अंदर उन्होंने खुद एडजस्टमेंट कर ली। यहाँ से अगर 2 नाम और आए तो फिर अनएक्सपेक्टेड बात होना शुरू हो जाएगी। एमक्यूएम के जो 6+5 बनता है सिंध का, सो एमक्यूएम की सीटें कम हो जाएंगी। इसका मतलब है जो एमक्यूएम वालों का खदशात है ये अगर कोई सिंध में अपसेट वो जीत गई,
फैसल सब्जारी साहब का क्या होता है देखना ये देखना है। और दूसरा ये कि खैबर पख्तूनख्वा पे सबकी नजरें होंगी नेशनल असेंबली के बाद कि वहां पर क्या होता है। 2018 में वहीं पे करिश्मा हुआ था। ऐसा ही है। तो वहां जाम मेहताब साहब की तस्वीर चल रही है जो कि जीत गए हैं। जी बिल्कुल। और ताज हैदर साहब एक बार फिर सेनेटर होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इनको भी खासी दूसरी या तीसरी टर्म थी। जहाँ ताज साहब सीधे और सबसे ज्यादा तो रजा रब्बानी साहब, उससे पहले वसीम सज्जाद साहब खासे बार, और रजा रब्बानी साहब तो 24 साल उन्होंने कम से कम सेनेट में गुजार दिए अपने। चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं। और ताज हैदर सारा सेनेट, शरी रहमान साहब अभी इससे पहले भी सेनेटर। जाम मेहताब साहब जब सेनेटर बन गए, इनका जो सिंध असेंबली का जो हल्का खाली हुआ है, पीटीआई के जो 3 अराकीन जो नाराज हुए हैं उनमें से एक को यकीनदानी कराई गई कि अगला इलेक्शन हम आपको पीपल्स पार्टी से वहां से लड़वा देंगे। बल्कि अगर पीटीआई ने आपको अभी भी डी सीट किया हमें वोट देने के बाद, तो भी हम आपको जाम मेहताब साहब की सीट पर इलेक्शन लड़वा देंगे, टिकट दे देंगे। और ये बड़े कैलकुलेटेड काम जो है ना सारे। तो अच्छा जी, प्रिंस उमर ज़ई बलूचिस्तान से ये पाप के कैंडिडेट हैं और बीएपी के ये कैंडिडेट हैं और ये बलूचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। तो बलूचिस्तान से देखिए जी की आमद जारी है और बड़ी तेजी से काम हो रहा है। बलूचिस्तान बड़ी तेजी से काम हो रहा है और अक्सर पता भी नहीं चलता और काम हो जाता है। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वहाँ तरक्याती काम इतनी तेजी से करवाएं, जितनी तेजी से बाकी काम कर रहे हैं वहाँ। प्रिंस उमर ज़ई बाप पार्टी के वो भी कामयाब हो गए हैं बलूचिस्तान से। 65 अराकीन का ऐलान है। एक और चीज, जैसे हम पंजाब में बात कर रहे थे कि पंजाब में जो जिस तरह से वहां पर जो नामजदगियां हुई वो बड़ी एक कैलकुलेटेड तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कई लोग थे जिनको टिकट नहीं, बाबर आवान साहब हमारे पास थे, साथ थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। शहबाज गिल साहब को मुमकिन तौर पर दिया जा सकता था, नहीं दिया गया। गिल साहब शुरू से कहते हैं वैसे कि मेरे बारे में मुबालगा था, आई वाज नेवर कंसीडर्ड, वो खुद ये कहते हैं। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, कई नाम थे जी हाँ, लेकिन ये कि बड़ा सोच समझ के जी हाँ। बल्कि जुल्फी बुखारी साहब के हवाले से अपोजिशन ने कहा था ना कि ये जो ऑर्डिनेंस ला रहे हैं वो असल में बुखारी साहब या शहजाद अकबर साहब को फैसिलिटेट करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो, उनको नहीं दिया टिकट। लेकिन ऑर्डिनेंस भी तो वो बात भी तो नहीं बन पाई ना। तो पहले अंडा या मुर्गी वाली बहस पे कहानी के इस वजह से टिकट नहीं मिला, क्या है वो। अभी एक और रिजल्ट भी फैसल वाडा साहब इलेक्शन का भी कुछ देर तक बड़ी दिलचस्प बात है कि वो उन्होंने रिजाइन किया और साथ ही अभी बता भी दिया वहां पर जो केस चल रहा है वहां पर भी आगाह कर दिया कि जी ये पाकिस्तान की पार्लियामानी तारीख और वहां पर फैसला अछूता वाकया है ये। और न्यू वाडा साहब जो है ऐवान ज़ेरी से होते हुए फौरन ऐवान बाला में डायरेक्ट पहुंच गए उसी दिन। अच्छा वुमेन नशिश से खालदा साहिबा जीती। रुकने ये जश्न मनाया जा रहा है, सिंध असेंबली के मनाजिर हैं ये सिंध असेंबली में उस वक्त जो नारे लग रहे हैं वो तहरीक इंसाफ के लग रहे हैं। अभी तक जो कामयाब अरकान जिनकी नाम सामने आए हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं और एक एमक्यूएम के हैं और एक एमक्यूएम के और अच्छा जीए के बाद इमरान थोड़ा सा ब्रेक आता है तो दिल को थोड़ा सा मैं झटका लगता है लेकिन बहरहाल सबकी समातों को कुछ और नाम लगाए। जीए के बाद थोड़ा सा गैप ज्यादा आ जाता है ना, तशवीश में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल 2016 नहीं है ये तो 2021 है, तो अब देखते हैं ये कि सेनेट इलेक्शंस में क्या होता है। फैसल सब्जारी साहब जाहिर है कि वो भी मुंतजिर होंगे और परेशान है वैसे। हाँ मतलब जो हालात है उसके हिसाब से वो है कि देखो क्या बनता है, पूरी उम्मीद है लेकिन जरा सा लेट्स सी। फैसल सब्जारी चूंकि वो बिल्कुल नंबर गेम के एतबार से वो बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े हैं, यानी कि 2-3 बंदा इधर से उधर हुआ जो कि हो सकता है क्योंकि पिछले इलेक्शन में हुआ था तो वो सीट निकल जाती है। एमक्यूएम ने जैसे आकर तो वो कह रहे हैं कि हमारे तमाम मेंबरान जो हैं हमारे हिसाब से ही वोट करेंगे और कल से उन्होंने काफी उनको संभाल के और एक हिसाब में रखा तो हुआ है, लेकिन उधर जाके कौन कब क्या वोट कर दे वो तो उसी का इस्तेकाक होगा, वो फिर बाद में वहाँ पे देखेंगे। कराची की पॉलिटिक्स सही फील्डिंग बिठाई थी एमक्यूएम ने, बिठाई भी तो है लेकिन वो पिछले लेकिन पिछले इलेक्शन में भी एमक्यूएम के लोग जो है वो कुछ तो एलानिया चले गए थे बाकायदा डिनर्स पे, एक रात पहले पीपल्स पार्टी ने कल विफाक में दिया, इस तरह वहाँ पर जो शायद दिया था उसमें पहुंच गए थे एमक्यूएम के कुछ लोग, सो साहिबा भी थी उसमें, जिनमें तो कुछ बाद में बाकायदा शामिल हो गए पीपल्स पार्टी में और कुछ ने खुफिया वोट कर दिया था पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी ने अपने कोटे से ज्यादा नशिस्तें निकाली थी पिछले सेनेट के इलेक्शन में भी। सो
और बल्कि बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन बड़ी टर्म मशहूर हुई थी, कोरोला कार की टर्म बड़ी मशहूर हुई थी। अच्छा। कि जनाब वो जितने लोग हुए उनको एक कोरोला कार या उसके मसावी कीमत दी गई है, 25 से 30 लाख रुपए दिए गए। सस्ता। इसमें मैंने एक एमपी साहब को पूछा भी, कह रहे थे बिकना ही तो अच्छे पैसों पर ही बिक जाते, तो उन्होंने महंगाई बहुत, इतना ही ठीक है यार। अच्छा, जो मिल जाए गनीमत है। ऐसे भी हुआ, भागते चोर की लंगूटी सही। हाँ। काशिफ साहब आप कुछ कमेंट करेंगे? सर बड़े खामोश बैठे हैं। अच्छा जी, हमारे साथ नहीं है इस वक्त। बहरहाल जो नताइज अब तक आए हैं वो बलूचिस्तान की 7 जनरल नशिस्तों के, वो जरा आपको बता देते हैं कि 5 हुकूमती इत्तेहाद के और 2 पर मुत्तहिद कामयाब हुई है। JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, BNP मेंगल के मोहम्मद कासिम कामयाब हुए हैं यहाँ से। अच्छा, BAP यानी कि बाप पार्टी के सरफराज बुख्ती, मंजूर काकड़ कामयाब हुए हैं। आजाद उम्मीदवार अब्दुल कादिर कामयाब हुए हैं। अच्छा, ANP के अरबाब उमर फारूक कामयाब हुए हैं। BAP के प्रिंस उमर अहमद ज़ई कामयाब हुए हैं। तो ये जनाब 7 जनरल नशिस्तों के नताइज बलूचिस्तान के सामने आ चुके हैं। 37 में से 7 तो ये हो गई। अच्छा, सिंध से जो नतीजा सामने आए हैं वो पलवशा खान का आया है और वो पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है खवातीन की मखसूस नशिस्त पर। और सलीम मांडवी वाला साहब कामयाब हुए हैं। शहरी रहमान कामयाब हुए हैं। ताज हैदर साहब कामयाब हुए हैं। और इसके अलावा खालिदा अतीब, जाम मेहताब कामयाब हुए हैं। तो ये अभी सिंध से नतीजे आए हैं। नेशनल असम्बली मुंतजर हैं अभी तक हैं। तो बड़ा मार्का वहीं पे है और वहीं पे सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है। तो अब इस्लामाबाद चलते हैं, वहां पर जानते हैं। तो काशिफ अब्बासी साहब, नतीजे यहाँ से सिंध से आ रहे हैं, बलूचिस्तान से आ रहे हैं। आप लोग भी बता रहे हैं, आप लोग भी बता दें क्या हो रहा है। असल तो आप लोग के पास है नतीजा नेशनल असेंबली का। इस्लामाबाद में अपना वसीम इस्लामाबाद में लेटेस्ट ये है कि हफीज शेख साहब के पोलिंग एजेंट ने दोबारा गिनती का कहा है। अच्छा, हफीज शेख साहब के पोलिंग एजेंट ने दोबारा गिनती का कम हो गए थे क्या? वजूहात क्या है? कम हो गए थे वोट? अजहर फारूक साहब को ट्राई करें। मिला रहे ये भाईजान हमेशा मुश्किल की निशानी होती है। ये गिनती चैलेंज की है हफीज शेख साहब के पोलिंग एजेंट ने। अच्छा जी, वोट रैश है, ज्यादा हो रहे होंगे तो उससे उधर के हो सकते होंगे। अजहर फारूक साहब हमें मजीद बताएंगे, तो कोशिश करें उनसे राब्ता हो जाए। रीकाउंट की बाकायदा दरखास्त कर दी है बकवाल साबिर शाकिर साहब जी, जिनको अजहर फारूक साहब तो साबिर भाई कुछ जरा आप ही बता दीजिए कि जो पहला काउंट था उसमें क्या नंबर आया था? कुछ बताया उन्होंने अजहर फारूक? नंबर अभी मेंशन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने दोबारा काउंटिंग का कहा है। तो अच्छा, हफीज शेख साहब के पोलिंग एजेंट ने वजूहात ऑफिशियली इसकी क्या है? रीकाउंट का मुतालबा कर दिया है। इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, अजहर फारूक साहब हैं हमारे साथ? अच्छा जी, चलें जी। अजहर फारूक बताइए कि ये रीकाउंटिंग की बात की गई है, कोई मामला कुछ गड़बड़ था, कुछ हौसला अफजा सूरत हाल नहीं थी, क्या वजह है? जी अजहर साहब, आप बराह रास्त हैं हमारे साथ, बताइएगा ये क्या, क्यों, किस बुनियाद पर रीकाउंट की दरखास्त की है? अगर आवाज आ रही है, नहीं आ रही, कनेक्ट करना पड़ेगा हमारे जी, उनके दोबारा उनको रब्ता करने की कोशिश करें। बहरहाल खबर ये सामने आई है कि एक तो जी अजहर फारूक साहब बताइएगा किन वजूहात के बिना पर रिकाउंटिंग की दरख्वास्त की गई है? एक दफा गिनती करना मुकम्मल हो गया था, लेकिन ये आवाज नहीं आ रही, या तो खबर के जितने हम मुंतज़िर हैं कि वो हमें बता सकें, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि वो गिनती का अमल मुकम्मल हो गया था, उसके बाद हो गया था। तो अब बहरहाल ये है कि पोलिंग एजेंट हैं जो हफीज शेख साहब के, उन्होंने कहा है कि जी दोबारा गिनती होनी चाहिए, तो अब रिकाउंटिंग होगी। और पहले आप देखें टाइम लगा, तो इसमें भी मेरे ख्याल में टाइम लग सकता है अभी, यानी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा हमें। इस वक्त अजहर फारूक साहब से हमारा राब्ता हो गया है। अजहर साहब जी, शायद मेरी आवाज उन तक पहुंचे और वो जवाब दे पाए, क्या स्टेटस है, ये दोबारा गिनती करने की क्यों जरूरत पेश आई अजहर? जी ये वजह तो मालूम नहीं हो सकती, यकीनी तौर पर कुछ ऐसा इशू होगा कि जिसकी वजह से ज़ैन कुरैशी जो कि पहले एजेंट है अब्दुल हफीज शेख के, उन्होंने दरखास्त की कि दोबारा काउंटिंग की जाए। तो इस वक्त तो यूसुफ गिलानी के जो वोट हैं उनकी काउंटिंग का अमल जारी है। एक दफा काउंटिंग मुकम्मल हो चुकी थी और पोलिंग एजेंट भी जो है वहाँ से वापस आ गए थे, लेकिन फौरन ज़ैन कुरैशी वापस गए और उनकी दरखास्त पर दोबारा जो है वो इस वक्त गिनती का अमल जारी है। तो ये बॉडी लैंग्वेज कैसी लग रही है वहाँ पे आपको, दोनों कैंडिडेट्स की और दोनों कैंप्स की? बिकॉज ये जी बॉडी लैंग्वेज इस वक्त तो यूसुफ गिलानी के जो पोलिंग एजेंट है वो तो काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन जब वो दरखास्त दोबारा ज़ैन कुरैशी ने किया है तो यकीनी तौर पर ये मामला अहमियत का हामिल है कि दोबारा क्यों उन्होंने गिनती की दरखास्त की, जिसकी वजह से दोबारा जो है अब गिनती का अमल जो है जारी है।
चले अजहर, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द। अच्छा, जो वोट जाया हुए हैं जरा उनका बताइएगा कि वो क्या मुकम्मल तौर पे जाया हो गए? बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। वो कितनी तादाद है? 7 है, 8 है, कितने वोट हैं? चले असेंबली में जी। साबिर साहब, ये जो बॉडी लैंग्वेज की जो बात की, उन्होंने कहा कि ये गिलानी साहब के पोलिंग एजेंट तो बड़े मुतमिन हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी कॉन्फिडेंट है, और दोबारा गिनती जब करवा दी तो जिसने करवाई इसका मतलब है कि उसको थोड़ा कोई शको शुबा है। वैसे मैं साबिर साहब से पहले अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था वसीम बदामी साहब ने एक सवाल पूछा था आपसे कि आप अपने कल की प्रेडिक्शंस के ऊपर या वहां से भागने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये वसीम बदामी का मैसेज पहले आ गया था, ये मैं आपको अब बता रहा हूँ। ये जो रीड पढ़िए साबिर साहब। लेकिन ये वसीम साहब ने सवाल क्यों पूछा था, ये इस पे भी गौर करें। ये सवाल क्यों पूछा गया, ये भी बहुत आसान सवाल। मैंने भी यही कहा था कि कॉल आई है बदामी को। सवाल क्यों पूछा गया? ऐसे ही मासूमाना सवाल है ऐसे। लेकिन ये बॉडी लैंग्वेज के ऊपर जरा बात कीजिए ना, कि जो हमारे रिपोर्टर खुद बता रहे हैं कि दोबारा काउंट मांगना मींस के और दूसरों का मुतमईन होना। दोबारा गिनती हमेशा वो करता है जिसके वोट जो मुश्किल में होता है कि मेरे वोट इतने तो नहीं होने चाहिए, इतने होने चाहिए थे। जो लेटेस्ट फिगर आ रहा है वो शायद 169 164 का आ रहा है। अब देखना है कि ये किसका आ रहा है, ये हफीज शेख साहब का 169 164 ये आ रहा है। ठीक है। अब रीकाउंटिंग में पता चलेगा क्योंकि अगेन 169 वाला देखिए 169 वाला कौन है? अगेन बात अभी ठहर तो जाए ना, सब्र तो कर ले। अरे वो भी सस्पेंस रख रहा है थोड़ा सा। हाँ, अभी देखें ये एक नया नैरेटिव आने वाला है। अच्छा, जीतने वाला अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं लेता और वो हफीज शेख साहब हैं और उनको 172 वोट नहीं मिलते, फिर तो इसका मतलब फिर वही होगा, वो कहेंगे ऐवान में 172 की तो हिमायत हासिल नहीं है प्राइम मिनिस्टर को। ऐवान में अक्सरियत की एक खो चुके हैं का एतमाद हासिल नहीं है, जी खो चुके हैं। ये एक नया नैरेटिव आने वाला है। लेकिन तो इसलिए ऐसे में 6 से 7 वोट लेकिन उसमें एक एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं हाँ, जाया होने वाले वोट अगर 12 वोट जाया हो, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हाँ, इसमें ये जरूर होगा कि अगर 170 या 72 से नीचे वोट रह जाए तो एतमाद का वोट लेने का कहा जा सकता है। देखिए, दो किस्म की चीजें, अगर तो पूरा वोट हो और वोट कम पड़े, मुस्तरद वोट ज्यादा ना हो और 170 से आप कम हो, तो ये कहा जा सकता है कि जनाब आप रिजाइन करें, आपके वो नहीं है। लेकिन अगर ये भी है, फिर भी कहा जाएगा कि आप जाके एतमाद का वोट वजीर आजम पाकिस्तान को दोबारा लेना चाहिए असेंबली से। इस किस्म की बात जरूर होगी अगर इनका वोट 171-72 से कम होता है तो। अच्छा, लेकिन एक चीज ये है कि जो एतमाद के वोट की बात है वो तो ओपन होता है, उसके अंदर तो आपको वहीं पे एतमाद का इजहार करना है और सामने ही करना है, तो उससे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उससे इक्वेशन चेंज नहीं हो जाएगी। लेकिन प्रेशर तो रहता है। देखिए, जब तक ये जो एक्सरसाइज आपने देखी 3 दिन की, यही एक्सरसाइज दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी, लेकिन इस दफा स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। अब इसमें गलती की गुंजाइश नहीं रहती। अच्छा जी। तो ये जितना टाइम अगर ये बात होती है और कहा जाता है कि दोबारा एक एतमाद का वोट ले वजीर आजम इस हाउस से, तो अब से लेकर यहाँ पर एक खबर हमारे पास सामने आई है, बात कर रहे हैं, जो कि वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबली है उसमें पोलिंग बूथ में मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया है, और पीटीआई की जो खातून रुकन है उन्होंने वोट की तस्वीर बनाकर उम्मीदवार को व्हाट्सएप कर दी। ये वो तस्वीर है जो कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन में देख सकते हैं। जफर इकबाल साहब हमें बताएंगे, हमारे नुमाइंदे, वो तफसीलात कि ये क्या मामला है। बताइएगा इस हवाले से जफर इकबाल। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की एक खातून रुकन ने अपने वोट की जो टेक्नोक्रेट की निश्चित पर उम्मीदवार है उसकी तस्वीर बनाकर उम्मीदवार को व्हाट्सएप पर SMS किया, उसको भेजा है, और साथ में उसके एक मुबारकबाद का एक मैसेज भी टाइप करके उनको भेजा है, और उसमें ये बताया गया है कि मैंने आपको वोट दे दिया है और मुबारक हो, आप इलेक्शन जीत गए हैं। और ये खातून कौन है? जानिब से खातून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही रुकन KP असेंबली है जिन्होंने ये तस्वीर बना के उन्हें भेजी है, और उम्मीदवार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही टेक्नोक्रेट की निश्चित पर उम्मीदवार है, और उनको ये तस्वीर भेजी गई तो है। ये जब अब सामने आ गया है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी, कैसे ट्रेस किया जाएगा इनको? खुफिया बैलेट है, वोट काउंट होगा नहीं होगा, क्या करेगा इलेक्शन कमीशन इस पे?
वोट तो काउंट हो जाएगा, क्योंकि अभी इसकी जब बैलेट बॉक्स में इसकी वो नहीं होगी कि कौन सा वोट था ये उस खातून का, क्योंकि ये सीक्रेट बैलेट है, तो उस पर क्योंकि नंबर वगैरह नहीं होता कि इस मुतल्लिका खातून को ये इस नंबर का बैलेट पेपर जारी किया गया है, क्योंकि जो काउंटर फाइल है वो इलेक्शन कमीशन के पास ही रहती है, और जो बैलेट पेपर दिया जाता है उस पर कोई नंबर, कोई शनाख्ती अलामत नहीं होती, तो इस वजह से वोट तो कंसिडर होगा, लेकिन मोबाइल फोन का। थैंक यू जफर, बहुत शुक्रिया। आएंगे आपके दोबारा इस्लामाबाद चलते हैं, वहां से भी जरा मजीद खबरें भी आ रही हैं, जरा कुछ मनाजिर भी आ रहे हैं। ये अता तारड़ अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद होंगे, और इस वक्त अता तारड़ को हम देख सकते हैं कि वो बड़े जोशीले अंदाज में हाथ हिला रहे हैं। अब देखना ये है कि इसका इस बॉडी लैंग्वेज का मकसद और मतलब क्या है, और विक्ट्री साइन उन्होंने बनाया है अता तारड़ साहब, खुश हैं बहुत। नवीद कमर साहब ने भी एक बड़ा जोश जज्बे का इजहार किया। और ये जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब गले मिल रहे हैं हफीज शेख साहब के, तो ये अब क्या इसका मकसद है और ये कौन किसको मुबारकबाद दे रहा है? क्या हम सही गिलानी साहब जीत गए जी, ऐसा ही गिलानी साहब यहाँ से इस्लामाबाद की सेनेट की नशिस्त जीत चुके हैं, और ये कंफर्मेशन इसकी मजीद भी आएगी। यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर हो गया। फारूक साहब वाकई हो गया क्या? जी हाँ, यूसुफ रजा गिलानी जो है वो सेनेट का इलेक्शन जीत गए। Oh my God! अरे हुई है, अकाउंटिंग का मुकम्मल हुआ, तो दोबारा रिकाउंटिंग के लिए हफीज शेख के जो पोलिंग एजेंट थे जैन कुरैशी, उन्होंने दरखास्त की दोबारा पोलिंग की जाए और गिनती की जाए। सेनेट 2021 की तारीख का, सेनेट की पाकिस्तान में सेनेट के इलेक्शन की हालिया तारीख का ये सबसे बड़ा अपसेट हो गया है, जब पूरे का पूरा इलेक्शन एक ही नशिस्त के गिर्द घूम रहा था। मध्य मुकाबिल थे साबिक वजीर आजम जो कि पूरी अपोजिशन के उम्मीदवार थे, और सामने थे हफीज शेख साहब, और यूसुफ रजा गिलानी ने शिकस्त दे दी है उस हुकूमत को कि जिसके कम से कम 20 नंबर ज्यादा हैं ऐवान में। 181 बमुकाबला 160 था, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी जिनकी पूरी अपोजिशन के नंबर 160 हैं, उन्होंने ज्यादा वोट ले लिए हैं हुकूमत गवर्नमेंट से। और यूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी मुंतखब हो गए हैं। पाकिस्तान के ऐवान बाला के रुकन हार गए हफीज शेख साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की तमाम तर इत्तेहादी जमातों के रिप्रेजेंटेटिव थे, कैंडिडेट थे। पाकिस्तान के ऐवान बाला में बहुत बड़ा अपसेट हो गया, बहुत बड़ा अपसेट हो गया। और वो जो नारा कि एक जरदारी, क्या वो इम्पैक्ट है? ये तो सब पे भारी बिल्कुल पड़ गए। और बिलाशुबा यूसुफ रजा गिलानी साहब के नंबर्स नहीं थे, कहा यह जा रहा था कि उनको कामयाबी नहीं होगी, और जाहिर है कि कोशिश बहुत करेंगे लेकिन इतने नंबर्स नहीं हासिल कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर उसके उलट हुआ, और ये सारी चीजें उस वक्त वाज़ेह होना शुरू हुई। उस वक्त पता चला कि जब इनिशियली अभी मालूम नहीं है, और उसमें फिर जो जाया शुदा वोट है उनकी सिग्निफिकेंस इतनी बढ़ जाएगी, जो वोट जाया हुए हैं या कर दिए गए हैं, और इस मौके पे एक एक वोट बड़ा भारी लगेगा। वज़ीर आज़म ने अपने साबिक़ा वज़ीर खजाना को हरा दिया सेनेट इलेक्शन। लेकिन हम आपको वो मनाजिर दिखाना चाहते हैं, वो वक्त कि जब ये नतीजा इसका ऐलान हुआ, और उस मौके पे तारड़ साहब की बॉडी लैंग्वेज देखिए, उन्होंने फौरन से वहां पे विक्ट्री का निशान दिखाया, उनकी बातें फुल खिली हुई हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, और पीडीएम ने इस वक्त हुकूमती जो कैंडिडेट है उसको हरा दिया है। सबको गलत लेकिन यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं कि जो अच्छे सियासी अकदार होते हैं वो साथ ही वोट विंडो में हफीज शेख साहब ने कोई वहाँ पे फाउल प्ले की बात नहीं की, उन्होंने मुबारकबाद दी यूसुफ रजा गिलानी साहब को, नतीजे को तस्लीम किया, उनको गले लगाया। इस तरह की रिवायात हमें अपनी सियासत में देखनी चाहिए कि आप वैसे मुखालिफ हो सियासी तौर पे, लेकिन मुकाबला तगड़ा हो, ग्रेसफुल कैंपेन चलाई। हफीज शेख साहब ने खुद गए वो हर कैंडिडेट की जो से वोट मांगने के लिए, तमाम पार्टी हेड से वोट मांगने के लिए, और उसके बाद उन्होंने अपनी शिकस्त को भी ग्रेसफुली एम्ब्रेस किया है। तो ये पॉलिटिकल हमारे यहाँ पे एक पाकिस्तान की हालिया सियासी तारीख के हाई प्रोफाइल मुकाबले का सबसे बड़ा मुझे नहीं मालूम वसीम कि अगर रिजल्ट ऑपोजिट होता तो क्या दूसरी तरफ से भी यही नैरेटिव होता, नारे लग रहे होते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। तो जो अच्छी चीज है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इस्लामाबाद भी हम साथ साथ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे
अब उस पे जो है वो शायद आगे गवर्नमेंट जा सकती है। ये अब 167 सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है, सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है। मेरे ख्याल है इस्लामाबाद से क्विकली काशिफ वासी साहब रिएक्शन। भाईजान सारे मौजूद हैं। काशिफ भाई साहब आपको चांस भी दिया था वसीम बादामी मैंने ने, कहा आपसे, देखिए चांस भी दिया था सवाल पूछा मैंने आपसे, बाकायदा फ्रेम कर फुल टॉस दी मैंने आपको, मैंने छक्का क्या मारा। दिया था वसीम बादामी ने जो सवाल घंटा पहले पूछा था वो लीड थी सबके लिए कि भाईजान भाग जाओ, अभी भी टाइम है। मैं और कितना ख्याल करूं आप भाइयों का। बहुत प्रेशर आ गया इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पर। Yes. इट इज मेजर प्रेशर, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। वैसे तो ऑपोजिशन कहेगी आप रिजाइन करें, आपने एतमाद खो दिया है, लेकिन अगर वो इस वजह से रिजाइन नहीं भी करते, पाकिस्तान का गुजारा है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक तरीका कार, उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दोबारा लेना पड़ेगा इस असेंबली से। ये कम से कम उनको उनके ऊपर बहुत मॉरल प्रेशर इस चीज का बहुत बड़ा होगा कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इस असेंबली से दोबारा ले। अच्छा, वो राना सनाउल्लाह ये- जिस मफरूजे पे बात कर रहे थे कि असेंबली तोड़ देनी चाहिए, 45 पे तोड़ देनी चाहिए, तो ऐसा असखुद ये तो कोई कदम ऑपोजिशन नहीं तो उठाया। यही कहेगी। असखुद तो कोई मेरा कदम नहीं ख्याल है इस उठाया। तरह तो नहीं होगा। मेरा नहीं ख्याल है ये होगा कि वो असेंबली तोड़ दे। वैसे सारा तो ये ख्याल सी कि गिलानी साहब नहीं जीतेंगे, लेकिन जीत गए। अब कोई पता नहीं, कल शाम को खबर 5:45 का कहा था ना राणा साहब ने, 5 नतीजा आएगा, 6:40 पे 6:45 पे असेंबली टूट जाए। जी जी। मुझे नहीं लगता असेंबली टूटेगी, लेकिन प्रेशर बहुत बढ़ गया है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कि वो वोट ऑफ अच्छा, कॉन्फिडेंस और अब यहाँ से ये नशे ना जीतना, क्या ये जो हफीज शेख साहब की अपनी पर्सनैलिटी की बात है, या फिर ये मुझे बताइएगा बादामी साहब कि एक हफीज शेख के हवाले से जाहिर है कि जुबैर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई ये तो फ्लाइट लेके आते हैं, वजीर बनते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, उसके बाद इनका कोई मुल्क में स्टेक नहीं है। दूसरी चीज ये थी कि आमिर लियाकत साहब ने भी बराह रास्त कहा कि नहीं देंगे। अच्छा, इस पर हम दोबारा फर्दर बात देख लीजिए, करेंगे। आप जो दोनों स्क्रीन पे। उम्मीदवार आप देख सकते हैं कि इस वक्त साथ यहाँ पर चल रहे हैं, और यूसुफ रजा गिलानी साहब और उन्होंने आपस में मुसाफा भी किया, साथ बैठे भी रहे, गले भी मिले, और बड़ा एक जमहूरियत का हुस्न हमने यहाँ पर बड़े कम दिखाई ऐसे दिया। मनाजिर देखने को मिलते हैं, और सियासी तौर पे आपकी जितने भी डिफरेंसेस हों, लेकिन एम्ब्रेस करना रिजल्ट को पाकिस्तान में तो बहुत कम लोग अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हैं। और इसमें ये बात भी है कि अब इससे आगे की सूरत हाल क्या होगी, या अब इसके बाद तो वापस अपने अपने कैंप्स होंगे। पीडीएम के नैरेटिव को थोड़ी स्ट्रेंथ लेकिन ना मुझे अपोजिशन की चाल ये थी, अपोजिशन ने कहा था कि हम पहले सेनेट में लाएंगे, फिर इनको चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब कराएंगे। तो अगला टारगेट अब वो है अपोजिशन का, चेयरमैन सेनेट बनाने। कामयाब होते नहीं होते उसमें अलग बात है, लेकिन अब ये अगली चाल। सो इट इज नो मोर अबाउट दीज टू इंडिविजुअल्स। हफीज शेख का मुकाबला यूसुफ रजा गिलानी नहीं, गवर्नमेंट का मुकाबला अपोजिशन है। ये गवर्नमेंट का मुकाबला पीपल्स पार्टी का नैरेटिव, पीडीएम इसको पीडीएम पूरी अपनी इस नैरेटिव से ताबीर करेगी कि हम कहते थे कि इस प्राइम मिनिस्टर के पास ऐवान का एतमाद नहीं है। देखो आज साबित हो गया। और खास तौर पर पीपल्स पार्टी ने कन्विंस नंबर किया के बाद, लेकिन हार आ पीपल्स पार्टी ने कन्विंस किया था नून लीग और दीगर जमातों को कि भाई हमने पहले अदम एतमाद लेके आएंगे। इस्तीफों के मामले पर उन्होंने पीछे रोका था इनको। और देखिए ऑन पेपर ये 160 बमुकाबला 181 था, 21 वोटों का डिफरेंस था, जिसका मतलब है कि 10 वोट आगे पीछे होते हो तो गेम बदल बाकी क्या क्या सरप्राइज बाकी है। साबिर साहब जरा इसको जो भी अभी तक वोट आए हैं जरा कैलकुलेट करिए ना, आपके नजदीक क्या एस्टिमेट है, किधर वोट इधर उधर हुए हैं, इनिशियल क्या आपके एस्टिमेशन है इस वक्त? और साबिर भाई प्लीज इस पे भी कमेंट कीजिएगा, आपने बहुत सारे इलेक्शन वगैरह कवर किए, ये आपकी ये रिपोर्टिंग के हिस्ट्री का भी एक बड़ा एक है ना यूनिक वाकया कि एक बड़ा याद रखा जाएगा, कोड किया जाएगा इंसिडेंट को, जिसको हम इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से इतनी एक हाइप बनी थी मुकाबले में, और फिर एक इतना बड़ा अपसेट हुआ। और हमें भी याद होगा जब हुकूमत के पास नंबर थे सारे, और वसीम बदामी ने आपसे सवाल ही पूछा था 15 मिनट पहले, जिसका आप जवाब नहीं दिया। बिल्कुल देखें उसी वक्त ही डाउट हो गया था जब रीकाउंटिंग का कहा, और रीकाउंटिंग उसी वक्त होती है जिस कैंडिडेट को खतरा हो। तो ये, और दूसरा बात ये है कि जो अब आपको पता चला कि 7 वोट कैंसिल हुए, आप वो 7 वोटों को ले आए, 164 और प्लस 7 करें 170 वोट हो गया, और ये 7 के 7 वोट हम कह रहे थे किसके कैंसिल हुए, तो वो फिर इन्हीं के कैंसिल हुए, पीटीआई के ही थे। वो सैयद अभी साबिर साहब आपके पास नंबर्स नहीं आए हैं अभी तक? ये है मेरा ख्याल 169 वोट हैं। कितने? 169 जो है, 169 वोट है हफीज शेख, और 164 169 गिलानी साहब के, 169 गिलानी साहब, 164 हफीज शेख। तो ये 169 और 164 ये रेशो तो फिर है, और 7 वोट 172 तो ना हुए। नहीं, लेकिन ज्यादा अवेलेबल वोट्स में ज्यादा अवेलेबल वोट्स में से जितने वोट पड़े उसमें ज्यादा वोट मिले जाए। जो एलिजिबल वोट होता है उसका वही बात जो मैंने राणा साहब से भी क्वेश्चन किया था, वो इसीलिए किया था कि एलिजिबल वोट का 51% चाहिए होता है। तो ये 5 वोट ज्यादा लिए हैं गिलानी साहब ने
हफीज शेख साहब से। साबिर आई एम श्योर कि मतलब जब ऑपोजिशन जब ये कहेगी कि देखिए साबित हुआ कि वजीर आज़म के पास ऐवान का एतमाद नहीं है, तो इसके जवाब में हुकूमत यही कहेगी कि साहब पैसे चल गए, ये हो गया वो हो गया, देखो कल वीडियो में भी वो यही कह रहे थे वोट जाया करो, देखो वोट जाया हुआ इस वजह से मार गए, पैसा चला है, ऐसा नहीं है कि मकबूलियत या कम हो गई। ये अब यही नैरेटिव आएगा ना आगे गवर्नमेंट का, और जाहिर है कि कुछ मिनट्स में नहीं देखें अब उसको बुनियाद भी बनाएंगे वो। ये नैरेटिव चलने वाला नहीं होगा ना, क्योंकि बताएंगे ये बिके ना बिके वाली बात। और देखिए ये इलेक्शन हार गए हैं, कौमी असेंबली में हारे हैं और सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी नहीं है जी। क्लियरली ये जो वोट आया 164 वोट है, वोट जाया होना ना होना वो एक अलग बात है, जो रिजल्ट है वो तो हार गई है पीटीआई। और मुझे इमरान खान साहब के अल्फाज याद आ रहे हैं, खान साहब कह रहे थे कि मैं अपोजिशन को वार्न कर रहा हूं ओपन बैलेट में मान जाएं वरना ये पछताएंगे, ये रोएंगे, मैं आपको बता रहा हूं इनको नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये उल्टा हो गया काम, अब अपोजिशन कहेगी कि साहब आपकी नीयत ओपन बैलेट की थी, इसलिए कि जनाब आप हार ना जाए। अब देखें ये कौमी असेंबली में ये तो एक बड़ा अपसेट आया है, अब देखना ये है कि केपीके में क्या होता है। और अब नंबर्स गेम, सेनेट का चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, अगर ये हुकूमत को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो अगेन जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, उनके इत्तेहादी हैं, वो फिर मुअल्लक रहेंगे और किसी किस्म की कोई कानून साजी नहीं हो सकेगी और कुछ नहीं हो सकेगा। और बल्कि इन हालात में जब गिलानी साहब जीत चुके, जो अगला कौमी असेंबली का सेशन न्यूट्रल हो गए ना लोग, जरा आप देखें कि कौमी असेंबली का अगला सेशन कैसा होगा, बहुत हंगामा, उसमें क्या क्या माहौल होगा। तो ये सारी चीजें देखें मॉरली, जो आप देखें अखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी जो हैं, बल्कि ये गवर्नमेंट के लिए बड़ा डिमोरलाइजिंग होगा, क्योंकि वजीर आजम साहब ने अपनी पूरी एनर्जीज दी, इतने पार्लियामेंट में 3 दिन बैठे रहे, फिर अभी भी बैठे रहे। अपोजिशन को जो सेटबैक लगा था, काशिफ साहब आप भी समझते हैं कि जनाब इस्तीफे के मामले पे या पीडीएम के जलसे हल्के हो रहे, ये एक बड़ा एक अपोजिशन को तो एक जंपिंग पैड मिल गया ना अपनी तहरीक को उठाने के लिए, जो हमें लग रहा था कि बहुत ज्यादा बैकफुट तहरीक को उठाने के लिए नहीं भाई, तहरीक उठ गई है, ये याद रखना, दिस इज अ मेजर सेटबैक, आप इसको अंडर एस्टिमेट मत करें जो आज हुआ। यस, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल साइन मल्टीपल लेवल्स पर इस गवर्नमेंट के लिए, मल्टीपल लेवल्स पर। एक प्राइम मिनिस्टर को एक मुसीबत और पड़ गई है कि 3 दिन बैठने के बावजूद वो अपने वोट पूरे नहीं कर पाए, अब उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। एक दूसरा, वो ऑपोजिशन जो टैटर्स में तो नहीं थी लेकिन कंफ्यूज जरूर थी कि हमने क्या करना है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है वो या नो कॉन्फिडेंस लानी है, लॉन्ग मार्च करना है, इस्तीफे देने हैं, सब खत्म हो गया। इस एक डिफीट के बाद गवर्नमेंट की इन नेशनल असेंबली उनका नैरेटिव ऑपोजिशन का यहां चला गया और गवर्नमेंट अब छुपती फिरेगी या उसको अपना डिफेंस बनाना पड़ेगा। और इसी में मैं चाहूंगा काश्मीर अरशद भाई से भी कमेंट लूं, अरशद साहब जरा रिलेट करें ना, अब ये एक चीज एक अहम चीज खत्म कर लो। जी वो जो न्यूट्रलिटी एलिमेंट चल रहा था ना मार्केट में, और राना सनाउल्लाह साहब से भी आप बार बार पूछ रहे थे, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ। अब तीसरी चीज ये है कि क्या ये चीज अब मार्केट या ये फील्ड खुली छोड़ दी गई है, जो ले गया, अगर ऑपोजिशन जीतती है तो जीते, हुकूमत जीतती है तो जीते। दिस फॉर मी इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि अगले चंद दिनों में जिसने ये डिसाइड करा था। अच्छा, मरियम साहब के अगले कुछ ट्वीट का खुलासा भी होगा कि देखो ये बेसाखियों में खड़ा था, जैसे ही वो न्यूट्रल हुए हैं सारे का सारा मामला इनके हाथ से निकल गया। अरशद शरीफ साहब, डस्का, नौशहरा, यूसुफ रजा गिलानी, क्या हो रही है? वेकअप कॉल है प्राइम मिनिस्टर के लिए, बहुत बड़ा ब्लो है। एक तो यूसुफ रजा गिलानी साहब को फिलहाल मुबारकबाद सेनेट इलेक्शन जीतने के लिए, और इसमें अगर आप नंबर्स देखें तो कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 15 वोट जो हैं वो कम हुए। अगर हफीज शेख साहब ने 164 वोट्स लिए तो 164 वोट्स का मतलब है 164 का मतलब है कि 15-16 वोट ये आपके कम हो गए। और जो यूसुफ रजा गिलानी ने गेन किए वो 10 वोट उन्होंने गेन किए। अपोजिशन के अगर 159 थे तो 169 पे वो पहुंच चुके हैं। और जो 7 वोट डिस्ट्रॉय हुए, अब ये बड़ा सेफली कहा जा सकता है कि वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट्स हैं जो कि डिस्ट्रॉय हुए, क्योंकि वो नंबर और ये भी अखज़ किया जा सकता है कि वो 7 मतलब बैड इंटेंशन के साथ वोट डाले गए, कोई टेक्निकल गलती नहीं थी, बल्कि मैं ख्याल से का जो जी। लेकिन वसीम एक बात है कि आर्किटेक्ट बहुत अच्छा है, आर्किटेक्ट बहुत अच्छा है। 169 164 जी, सिंपल मेजॉरिटी किसी को नहीं दी। अगेन
लेकिन ये बात ध्यान में रखें। लेकिन नून लीग भी कह रही है अब तो कि भाई नून लीग को भी उनसे तहफ्फुज़ात नहीं है जिनसे उनको तहफ्फुज़ात थे 2018 के इलेक्शन में, और मार्केट में खरीदार एक ही था, सारे का सारा क्रेडिट उसी पे जाएगा। साबिर साहब, इसको देखने का एक और तरीका ये मेरा भाई के हुकूमत के पीटीआई इत्तेहाद के 17 वोट टूटे। कि अगर आप देखें ना कि अगर देखें गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट इस वक्त सिंपल मेजॉरिटी से है 8 वोट पीछे। यस, गवर्नमेंट, और अपोजिशन जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से है सिर्फ 3 वोट पीछे। दूसरा एक और चीज मैं आपको बताऊं, एक और चीज में एलिमेंट ज़हन में रखें, पंजाब में जो अरेंजमेंट हुई थी, जी जी, जिस वक्त पंजाब में ये अरेंजमेंट हुई थी उस वक्त बहुत से लोगों ने कहा लो जी असेंबली यानी सेनेट इस्लामाबाद यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत जाएंगे। अच्छा। ये जिस वक्त पंजाब में जिसने भी अरेंजमेंट बनाई थी वो सारी कि इलेक्शन ना हो, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने तो उसके बाद जो भी बयान दिया, लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूं उस वक्त चंद बड़े अहम लोग जिनसे बात हुई है क्या वो निकल ये काशिफ में जावेद लतीफ साहब ने मेरा ख्याल है आपके शो पे भी कहा, मेरे शो पे भी बात की, पूरी कैलकुलेशन उन्होंने बताई। मैंने उनसे पूछा कि भाई काफ लीग किसको आपने, उन्होंने कहा कि काफ लीग के साथ हमने बातचीत की है और जो नताइज इस वक्त आप देख रहे हैं हूबहू यही रिजल्ट मैनिफेस्ट होगा यूसुफ रजा गिलानी साहब के इलेक्शन के अंदर, और उस वक्त से पीएमएलएन जो पंजाब में है वो इस बात के दावे कर रही है। सो ये ऑन रिकॉर्ड उनकी जो कैलकुलेशन अपेरेंटली वैसा ही हुआ है, और इसमें शायद हुकूमत को अपने इत्तेहादियों के साथ भी अपनी रिलेशनशिप रीएवैल्यूएट करने की जरूरत पड़ेगी, जिस तरह के ये वोटिंग का स्विंग हुआ है इस वक्त। मैं सिर्फ जावेद लतीफ साहब की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ अहम लोग जिनको जो ये ऑन रिकॉर्ड का इन्होंने जरूर, बाकी उनका ये ख्याल था। जी जी, ऑन रिकॉर्ड तो ज़ाहिर है ये बहुत सी परम्यूटेशंस थी, हम तो फिर भी ऑन रिकॉर्ड ये सारा कुछ देखने के बावजूद भी मेरा फिर भी ये ख्याल था कि शायद हुकूमत ये सीट निकाल जाएगी। लेकिन जिन्होंने कहा कि ये गिव एंड टेक, यानी इसमें अब काफ लीग का क्या रोल है वो भी देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अब ये इम्प्लोजन, अब ये याद रखिएगा एक और चीज, ये क्वेश्चंस तो खड़े हो जाएंगे अपने इत्तेहादियों की तरफ भी। ये कोलिशन कितनी चल पाएगी? इमरान खान साहब तो वैसे ही कोलिशन गवर्नमेंट है। हाँ। अगर तो ये बात जो मैं आपको अभी कह रहा हूं कि ये पंजाब में जो डील हुई है वो डील रिफ्लेक्ट हुई है मरकज इस्लामाबाद में, हाँ। अगर तो ऐसा हो और ऐसा हुआ है तो अगला फड्डा इत्तेहादियों का आपसी भी हो सकता है जी। तीसरी चीज, ये फड्डा अगर वाकई ये पंजाब की डील का नतीजा है तो अगली चीज पंजाब गवर्नमेंट भी बड़ी मुश्किल में नजर आएगी अगले चंद दिनों में। आपको तो वो भी काफ लीग की बैसाखियों पे खड़ी है। हाँ, और काफ लीग की जो इस तरह का ताउन है उसमें आपको ये देखना भी है कि वो अपनी स्ट्रेंथ कहां से ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो डिसीजन आ रहा है क्या ये उनका अपना कुली तौर पे डिसीजन है, ये भी सोचना पड़ता है आपको उस वक्त जी। और दूसरा ये काफ लीग के बारे में तो कहा जाता था ना कि इशारा होगा तो खड़े होंगे, इशारा होगा तो चले जाएंगे। अब ऑपोजिशन बार बार न्यूट्रल है के दावे कर रही है। गिलानी साहब तक कहते रहे कि न्यूट्रल है। अच्छा एक चीज पीएमएलएन की तरफ से भी जहांगीर तरीन को कह के रहे हैं थोड़ी देर पहले कि वो न्यूट्रल। अच्छा शरीफ साहब, जहांगीर तरीन जो फैक्टर था पहले कहा गया कि अच्छा जी ये पार्लियामान के बाहर ऑपोजिशन नून लीग के लोग लग रहे हैं, पार्लियामान के बाहर जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि आपको याद है कि पीपल्स पार्टी का झंडा नजर आ रहा है गालिबन, और ये जाहिर है पीपल्स पार्टी और पूरी पीडीएम के मुश्तरक उम्मीदवार थे यूसुफ रजा गिलानी साहब। आज सुबह कहा था साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकन अब्बासी ने कि 110% यूसुफ रजा गिलानी जीतेंगे। इस रिजल्ट के आने से 10 मिनट पहले बाबर आवान साहब ने मैं पूरा नंबर गेम एक्सप्लेन करके कहा था कि कोई सूरत ही नहीं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत पाए, और सारे के सारे बयान सामने। इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर ये खुफिया वोटिंग हुई तो नुकसान ऑपोजिशन उठाएगी। सारे का सारा मामला उलट हो गया, और अब ऑपोजिशन तकरार के साथ ये कहेगी कि जो इमरान खान साहब का इसरार था, नुसरत जावेद साहब ने भी अपनी डायरी में ये लिखा है कि जो खान साहब का इसरार था कि जनाबी ओपन बैलेट कराया जाए, इसके पीछे और कोई जमहूरी रूह नहीं थी, बल्कि उनको लग रहा था कि गिलानी साहब जीत जाएंगे, इसलिए वो। अच्छा, लेकिन साथ साथ अब रद्द अमल पीटीआई वालों को आना शुरू हो गया। कुछ ट्वीट्स मेरे पास है, शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली हम इसको चैलेंज करेंगे, ट्वीट कर दी उन्होंने। फैसल जावेद साहब ने ट्वीट कर दी, उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग एट इट्स पीक ऑब्वियसली, लेकिन जो इनिशियल जो उनकी तरफ से रद्द अमल है वो आना शुरू हो गया है। इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। चले जी, आपको पार्लियामेंट में लिए चलते हैं। रिजल्ट हमने बना लिया है। रिजल्ट के मुताबिक जनरल सीट के लिए यूसुफ रजा गिलानी साहब ने 169 वोट लिए हैं, 169 वोट लिए हैं,
और शेख साहब ने लिए हैं 164 वोट। 7 वोट इनमें से रिजेक्टेड हैं। टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं वो 340 हैं। इसके अलावा फौजिया साहबा ने 174 वोट लिए हैं, जिसका ताल्लुक पीटीआई से है। किलानी साहब का ताल्लुक पीडीएम से था, पीपल्स पार्टी से था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। उसके बाद फौजिया साहबा ने 174 वोट लिए हैं, फरजाना साहबा ने 161 वोट लिए हैं, 5 वोट रिजेक्टेड हैं। 174 वोट लिए हैं, फरजाना साहबा ने 161 लिए हैं, फौजिया साहबा ने 174 वोट लिए हैं, 5 वोट रिजेक्ट हुए हैं। टोटल कास्टिंग 340 की है। थैंक यू वेरी मच। ऐलान कर दिया गया है कि यूसुफ रजा गिलानी 169 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं और हफीज शेख साहब ने खातून उम्मीदवार जीत गई हैं। वो 174, वो भी नंबर वैसे कम है, वो भी नंबर कम है, जो गवर्नमेंट का नंबर है उससे कम है। और पीडीएम की उम्मीदवार को 161 नंबर मिले पूरे के पूरे, जो खातून उम्मीदवार है, और उसमें भी 5 वोट जाया हुए हैं। लेकिन जाहिर है तो मेन खबर है वो ये कि हफीज शेख साहब की बाकायदा हार का ऐलान हो गया है। अच्छा, ये चैलेंज करने की बात है, गैर सरकारी नहीं है, ये हतमी और सरकारी है। इलेक्शन एक्ट के तहत करेंगे ये अभी कहना कुछ भी बहुत जल्दी होगा, लेकिन ऑडियो वीडियो सही है। काम कर गई है भाई, वीडियो काम कर गई है। अभी पीटीआई से सोच रहा है कि वो नैरेटिव क्या देखिए, पीटीआई का नैरेटिव सुने। पीटीआई का नैरेटिव उनको मिल गया है। उनको नैरेटिव ये मिल गया है कि पीटीआई का जहां पर किसी इन्फ्लुएंस करने की, खरीदने की कोशिश नहीं की, वहां तहरीक इंसाफ ने निकाले 174 वोट। जी हां, वहां हमारी खातून उम्मीदवार जीत गए। खरीदे गए हैं वहां पर निकले हैं 164 वोट कम। ये वही कुछ हुआ है, ये एक मिनट काशिफ, ये वही कुछ हुआ है जो सादिक संजरानी साहब के बारे में हुआ था कि तहरीक अदम एतमाद मोशन पेश हुआ तो बंदे पूरे थे, और जब उसके बारी आई गिनती की तो बंदे पूरे नहीं थे। तो ये इसमें भी यही हुआ है कि गिलानी साहब जीत गए और खातून जो है वो पीटीआई की जीत गई। तो चमत्कार की पीटीआई की खातून को हफीज शेख साहब से 10 वोट ज्यादा मिले। ऐसे ये हाँ जी हाँ, वो ज्यादा 10 वोट लेके। अब इंटरेस्टिंग दो तीन चीजें इंटरेस्टिंग है। हाँ, एक तो सबसे अहम तो ये कि ऑपोजिशन कहे कि देखें लोगों ने क्या इमरान खान को रिजेक्ट किया है या हफीज शेख को रिजेक्ट किया है। देखो पहला सवाल तो ये है, क्योंकि अगर इमरान खान को रिजेक्ट किया होता तो दोनों तरफ वोट शायद ना डालते। ऐसे ही ये एक आर्गुमेंट पीटीआई को ये इसका जवाब देना पड़ेगा, मुझे यकीन है वो कहेंगे जनाब। दूसरी तरफ ये कि गिलानी साहब की वीडियो तो कल उनके बेटे की आ गई सामने, इस चीज के पीछे कि अगर लोगों ने इमरान खान को रिजेक्ट करना होता तो दोनों साइड सूटों में रिजेक्ट कर दिया होता, यहाँ पर वोट बिके होंगे या वगैरह वगैरह। ये तो तहरीक इंसाफ का दूसरा नैरेटिव बनेगा। तीसरी अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके बाद अब वो लोग जो पीएमएलएन और ये जो तहरीक इंसाफ है, वो माफी चाहता हूं पीपल्स पार्टी, वो इस नैरेटिव को लेकर कैसे चलेंगे कि एक ही असेंबली है, एक जितने वोट हैं सेम वोटर्स हैं, they are voting in one direction in favor of PTI and the other one against PTI. तो क्या ये इमरान खान के खिलाफ वोट है? और देखिए पीटीआई क्या नैरेटिव बनाएगी आपने बता दिया। और ये मैं एक ट्वीट के जरिए अगर बता दूं कि अब ये ज़ाहिर पीटीआई ने भी इस लाइन पर ही चलना है। फैसल ज़ाहिर उसमें वो इमोशनल और वो सारा एलिमेंट आ जाएगा। फैसल जावेद खान साहब कहते हैं, खुद भी सेनेटर है, हॉर्स ट्रेडिंग एट इट्स पीक must be investigated and justice must be served. May Allah help Imran Khan eliminate corruption from this country. We are with you Imran Khan. You are sole fighter against corruption and you will win inshallah. वो ये कहने देगा ना, करप्शन पैसा चल गया इसलिए गिलानी साहब जीत गए, इमरान खान तुम्हारे साथ हैं, ये सारा माफिया। बिलावल का भी ट्वीट सामने आया है, वो ये कह रहे हैं कि जमहूरियत एक बेहतरीन इंतकाम है। ये वो ट्वीट है जो इससे पहले भी उनकी जानिब से किया गया था। तो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और बिलावल साहब ने अपना ज़ाहिर के नैरेटिव दिया है और बड़ी कामयाबी मिली है। ये आप देख सकते हैं, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, जीए भुट्टो, ये नारा उनकी जानिब से लगाया गया है। और ज़ाहिर के जो बादशाहगिरी है वो शेख साहब कह रहे थे ना कि पत्ते सीने के साथ लगा के खेलते हैं, जरदारी साहब तो कामयाब हो गए उसमें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या हुकूमत इस चीज को एंटिसिपेट कर रही थी? अगर ये सूरत हाल होगी तो उसके बाद उनका क्या आगे का लाए अमल होगा? क्या इन लाइंस पे सोच रखा है, कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है या नहीं है? साबिर साहब क्या सोच है हुकूमती हलकों में? क्या प्लान बी कोई तैयार था कि इन केस अगर नहीं जीत पाते, हो सकता है ये मुमकिनात में है, तो फिर क्या लाए अमल होगा या ये था ही नहीं रेडार पे? वसीम, यस सर, कि कोई
किसी वजीर को ट्राई करें, अगर मिलते हैं तो कर रहे हैं जी, सर, कर रहे हैं। फोन नहीं उठा रहे या सिग्नल नहीं आ फोन जा रहे हैं, हालांकि धुंध भी नहीं है आज। फोन निकाले और सब यही सोच रहे होंगे भरपूर ये कोशिश क्या जारी है। हुआ, कैसे हुआ। तो देखिए मसला ये है कि सुबह से सब क्लेम कर रहे थे। हम उनसे कह रहे हैं सर आप बताएं, वो कह रहे हैं पहले अपने आप को तो बता देंगे हुआ क्या है, फिर उसके बाद खुद हम फिगर बताएंगे। आउट कर ले कि क्या हुआ है, तो असद फिर उमर साहब यही कह रहे थे, शेख साहब भी कह रहे थे जीत गए हैं। अब रोला ये है कि वसीम कुछ बोल रहे हैं, शायद मुझे आवाज नहीं आ रही, आवाज थोड़ी। खत्म हो गई। अच्छा, फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अभी ट्वीट भी कर दिए फैसल जावेद साहब ने, अगर हम उनसे बात कर सके। फैसल, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, आपका ट्वीट तो हमने देख लिया है, तो ये क्या हो गया, क्या हुआ? ये अपसेट, बहुत बड़ा अपसेट हो गया ये बहुत बड़ी करप्शन हुई है, ये बहुत बड़ी लेवल पे हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। क्यों इमरान खान साहब कहते रहे कि सेनेट की इलेक्शन में हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग होती है, मंडियां लगती हैं। इन्होंने वोटों को खरीदा है, लोग बिके हैं। और देखिए ना, जो खवातीन की सीट है उस पर 174 पीटीआई ने वोट लिए हैं। और दूसरी तरफ आपने देखा कि क्या हुआ, तो क्लियरली ये तो हॉर्स ट्रेडिंग है ना, ये क्लियरली हॉर्स ट्रेडिंग है। और आपने ये भी देखा और कि फैसल इसमें ये भी शक नहीं है ना कि बिकने खरीदने वालों में, हम उन पर इल्जाम लगा रहे हैं, बिकने वालों में आपकी सफों के लोग हैं ना। प्राइम मिनिस्टर जब खुद बैठे थे और लिटरली एक एक बंदे पे नजर रखे हुए थे, तब भी ये काम हो गया, तो खरीदा उन्होंने और बिके आपकी सबसे लोग। यही तो हम कहते हैं ना कि ये क्या इलेक्शन है जिसमें लेन देन होती है, इसीलिए हम गए। और इसीलिए जो कानून में कहते हैं कि जी जो पार्टी रिप्रेजेंटेशन है उसकी प्रोपोर्शनल। जावेद साहब, लेकिन बात यहाँ पर सवाल ये उठता है जी, सवाल ये है कि 7 वोट मुस्तरद हुए हैं, और दूसरा ये है कि जो बेचने वाले तो चलो एक अलग बात है, लेकिन जो खरीदे गए हैं उन लोगों के बारे में आप क्या करेंगे? वो तो आपके अपने पीटीआई के टाइगर्स थे जिनको खरीदा गया है, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसको चैलेंज करना चाहिए, इस नतीजे को। हॉर्स ट्रेडिंग, ये सारी चीजें, इमरान खान साहब करप्शन के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखेंगे। अच्छा। तो सीधी यहाँ पे करप्शन हुई है So, और इमरान खान के साथ पूरा मुल्क खड़ा है। वो ये करप्शन की जो लड़ाई है अकेले लड़ रहे हैं, ठीक है, और पूरा मुल्क उनके साथ है, लेकिन जो करप्ट माफिया है इसको अंत में बिलाखिर शिकस्त ही होनी है। फैसल, आपका क्या ख्याल है, आपके जो इत्तेहादी हैं सूबों में भी, विफाक में भी, उनका उधर से आपको लगता है कि उधर मुकम्मल सपोर्ट रही है इधर आपकी, या उधर से भी आपको लगता है कि कुछ ना कुछ कहीं आपके साथ हेरफेर हो गई? नहीं, अभी तो कुछ भी कहना इस मामले में कबल वक्त है, नतीजा आपके सामने है। और इस मामले में क्लियरली ये चीज तो सामने आ गई ना कि करप्शन हुई है। ऐसे नहीं, आप बता दें, हम आज खुद से पूछते रहे कि कल जो वीडियो में गिलानी साहब के साहबजादे के साथ जो 4 एमएलएज हैं पीटीआई के, जो कि आमादगी जाहिर कर रहे हैं अपना वोट फरोख्त करने पे, क्या वो पीटीआई के प्लांटेड लोग थे जो स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे, या वाकई वो लोग बिक रहे थे, उनमें से खुद बिक रहे थे, कोई प्लांटेड थे? वो आज वोट देंगे तो किसको देंगे? पीटीआई ने इसका कोई जवाब अभी तक नहीं दिया। अब है आपके पास का जवाब कि वो 4 लोग मुलविस थे, क्या था? नहीं, इस वक्त तो नहीं है जवाब, क्योंकि वो मुतलका लोग आपको जवाब दे देंगे। लेकिन इस वक्त तो ये सीधी जो चीज सामने आई है बदामी, वो ये आई है कि इधर करप्शन हुई है, इधर हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, और हॉर्स ट्रेडिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। आज ये जिस लेवल पे हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। और इस मायूसी का दिन है आपके लिए? ना 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 ना, मायूसी का दिन नहीं। इमरान खान की जो जंग है ना करप्शन के खिलाफ, इमरान खान को आप सब जानते हैं। इमरान खान बहुत तगड़े आदमी है और उन्होंने अल्लाह से वादा किया हुआ है कि वो करप्शन को इस मुल्क से खत्म करके दिखाएंगे। फैसल, खैबर पख्तूनख्वा से कोई किसी शॉक की इस तरह की या कोई सरप्राइज की तवक्को है आपको? इस नतीजे के बाद तो कुछ भी नहीं कह सकते जी। अच्छा भाईजान, अब ये सवाल ना पूछे। अच्छा, फैसल, एक लॉजिकल जो अब आपसे अपोजिशन मुतालबा करेगी ना, वो ये कहेगी कि या इस्तीफा दें, या फिर अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा, या फिर शायद वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली बात करें, तो अगला तो लॉजिकली वो शायद ये मुतालबा आने वाला है सामने। वो करे ना, जुर्रत करें, वो लेके आए, कॉन्फिडेंस लेके आए। आज के बाद आप कह रहे हैं वैसे फैसल साहब, मैं लेट मी कैन आई आस्क अ क्वेश्चन गाइस? जी 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 जी। फैसल साहब, असल मसला ये नहीं है कि आप ऑपोजिशन क्या करेगी, अब फैसला आपने करना है कि आपको क्या करना है। देखें, इखलाकियात की अगर गुफ्तगू करनी है, ये तो बात आपकी चले, हमने मान लिया आपके वोट खरीदे गए, हॉर्स ट्रेडिंग हुई, लेकिन आपके 164 वोट आपके मेन उम्मीदवार को पड़े हैं, जो कि हफीज शेख साहब है। 2 सूरतें, या हुकूमत वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर साहब लें, या ऑपोजिशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करे।
आपके ख्याल में मॉरली बेहतर चीज क्या होगी? सबसे पहले तो एक जो चीज सामने आई है वो आई है कि सीधी सीधी हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। और आपने खवातीन की निशस्त की बात की, चले हमें तो बहुत शुक्रिया फैसल। अभी तक जो पीटीआई का इनिशियल रिएक्शन है वो ये है कि ट्रेडिंग हुई। इस वक्त आपको ले चलते हैं मोहम्मद जुबैर साहब, इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पीएमएलएन की बाकी लोगों के साथ और दूसरी तमाम जमातें जिन्होंने मिल के इतने मुश्किल हालात में जो कंडीशंस थी जिसमें आप कैंपेन भी करना मुश्किल था और तमाम कुव्वतें आपके खिलाफ थी, उसके बावजूद आज इमरान खान को घर भेजने का पहला कदम है, ये पहला कदम है। और अगर उनमें वेस्टर्न डेमोक्रेसी की बड़ी एग्जांपल्स देते हैं, अगर उनमें थोड़ा सा भी हया शर्म है, तो मेरा ख्याल है आज रात उनको असेंबली बर्खास्त करके चला जाना चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी शिकस्त है एक सिटिंग गवर्नमेंट के लिए जिसके पीछे तमाम कुव्वतें खड़ी हैं और जिसने सब हरबे आजमा लिए, लेकिन हफीज शेख साहब का हारना उनका मुकद्दर था। और मैंने पिछले 10 दिन से 15 दिन से एक ही चीज कहा था, अब देखते हैं कि हफीज शेख पाकिस्तान में रहते हैं या नहीं रहते। आज ही या अगले चंद दिनों में वो गायब हो जाएंगे यहाँ से। तो इंशाअल्लाह ताला ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज हमने ये कदम काम देखे। 2018 में जब धांधली के साथ इमरान खान को यहाँ बिठाया गया था, आज उसका एक पहला अजाला हुआ है, पहला एक कदम है जिससे एक इंसाफ हमें नजर आ रहा है। और ये बताया कि ये जुबैर साहब हुआ क्या है? हालांकि वोट आपके कम थे, जीत आपके, क्या कोई जिस तरह आप कोशिश करते रहे कि उस तरह की कोशिश? अच्छा, इसी के सवाल मिलता जुलता सवाल है, क्या पैसे ने काम किया है या अरकान ने जमीर पे वोट दिया है? जमीर पर वोट दिया। पैसे किसके पास है? आप सेनेटर्स की लिस्ट उठा लें, सारे अरबपति उनके साथ बैठे हुए थे, तो पैसे हमारे पास कौन से थे? हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे थे? स्टेट की पावर उनके पास, प्रिविलेजेस उनके पास, पर्क्स उनके पास, वजारतें उनके पास, कमिटमेंट्स वो दे सकते थे, हम क्या दे सकते थे? बात ये है कि ये मैंने जिस तरह कहा कि हमने हमेशा कहा था कि इमरान खान सियासी अखाड़े में हमारा मुकाबला कर लें। आज सियासी तौर पर मुकाबला हुआ है और हार और जीत का फैसला हो गया। ये बताइएगा क्या समझते हैं? उनके बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। पहले इलेक्शन कमीशन को भी कह रहे थे कि चैलेंज करेंगे, फिर गायब हो गए। NA 75 में जो उनके साथ हशर हुआ था, PP 51 में जो हशर हुआ था, जो नौशहरा में हशर हुआ था, जो पूरे पाकिस्तान के हर सूबे में हशर हुआ था। एक हार बहुत बड़ी चीज होती है एक सिटिंग गवर्नमेंट के लिए, एक हार बाय इलेक्शन में। और आज आप देख लें कि एक के बाद दूसरी और आज सबसे बड़ी कामयाबी जो है यूसुफ रजा गिलानी को मिली है। और अल्लाह ताला ये जो सिलसिला है कामयाबियों का, PTM का। जुबैर साहब ये बताइएगा, जुबैर साहब से ये बता दीजिएगा, अली गिलानी 4 MNAs की बात हो रही थी कि वो उनको, मैं एक चीज भूल जाऊंगा, कहीं वो आप समझते हैं कि उन 4 लोगों में से शहरियार अफरीदी तो वो नहीं है जिन्होंने वोट जाया कर दिया? मैं बड़ी बात करूंगा, मैं एक चीज भूल जाऊंगा, मरियम नवाज का जो ने जिस तरह से मेहनत की थी और तोपे और गोला बारूद फेंके थे, मेरा ख्याल है वो बड़ी से बड़ी दीवार भी हिल गई है। तो पिछले 6 महीने में जो लोग कह रहे थे ना कि कहाँ जा रही है PTM की मूवमेंट और ये मरियम नवाज कहाँ जा रही है और मीम से शीन निकल रही है, अब आपने देख लिया कि वो जो मरियम नवाज ने मेहनत की थी पूरे पाकिस्तान के कोने कोने में जाके, वो अब रायगान नजर आ रही है। बाय इलेक्शंस में भी सबने देख लिया और अब भी, और अब 18 तारीख को जो होगा डस्का में दोबारा मुकाबला, अब तो मेरा ख्याल है वो लड़ेंगे ही नहीं। साहब गुफ्तगू कर रहे थे और बड़ा कन्वीनियंटली उन्होंने काफी सारा जो है वो PMLN में मरियम नवाज साहिबा को दे दिया। उन्होंने कहा जो आज हुआ है सेनेट में जो जीत है इसमें PMLN की और मरेसिव पॉलिसी का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। पीपल्स पार्टी को ये बात कितनी पसंद आएगी या वो आइडिया को कितना एंटरटेन करेंगे, वो कहेंगे ये अभी पीपल्स पार्टी का जब मौकफ आएगा तो पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट हॉगिंग अभी से शुरू होगी। लेकिन बहरहाल एक बड़ा अपसेट है, PTI के लिए वेकअप कॉल है। वजीर आजम पाकिस्तान को खास तौर पे अपने इत्तेहादियों के साथ रिलेशनशिप के हवाले से बहुत तल्ख और सख्त सवालात खुद से ही पूछने होंगे। और ये जो अपनी ही पार्टी के लोगों के बड़े कन्वीनियंटली वोट जाया हो गए, इस पे भी बड़ा एक तगड़ा कमीशन बनाना पड़ेगा जो इस पे रिजल्ट बनाएगा। आज बड़ी ही एक धुआंधार ट्रांसमिशन रही, एक्सेप्ट हुआ। मतलब बहुत सारे जो सियासी पंडित थे वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि मार्जिन बहुत ज्यादा था। 30 वोट कोई नहीं सोच पा रहा था कि वो आगे पीछे और इस तरह से हो जाएंगे कि हफीज शेख साहब जो है वो नाकाम हो गए और शेख रशीद साहब
इतने कॉन्फिडेंट थे, उनसे मैंने पूछा कि आपका प्लान बी क्या होगा, उन्होंने कहा देयर इज नो प्लान बी, क्योंकि हफीज शेख ही जीतेगा। तो वैसा बहरहाल नहीं हुआ। So, तो हमारी ट्रांसमिशन जो है वो अब यहीं पर अपने इख्तिताम को पहुंचती है और अब आप जो है वो प्रोग्राम देख सकेंगे द रिपोर्टर।